चेतावनी, केवल वयस्कों के लिए। सावधान, इस वीडियो में 18 जोड़ वयस्क विषय, कड़क भाषा और जटिल कहानियां शामिल हैं, जो विशेष रूप से केवल परिपक्व दर्शकों के लिए है। ये सामग्री केवल शैक्षिकी और मनोरंजन के उद्देश्य से एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं या साहित्यिक विश्लेषण का हिस्सा है। दर्शक इसे अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर देखें। यदि आपकी आयु कानूनी सीमा से कम है या आप ऐसे विषयों के प्रति संवेदनशील हैं, तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें। अध्याय 71। एक व्यक्ति को 1000 बार कॉल करें और कोई उत्तर न मिले, सिर हिलाकर सामान बुलाओ, आओ। 8 अद्यतन _ अनुवादक 54,96,90,339। जब तक लिन मो घर पहुंची, ली जिनविन पहले ही उठ चुकी थी और रसोई में नाश्ता तैयार करने में व्यस्त थी। पहले से ही वापस। हाँ, आप कौन सा स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं जिसकी खुशबू इतनी अच्छी है? आपका पसंदीदा संरक्षित अंडा और लीन पोर्क दलिया, और मैंने आपके लिए कुछ गोजी बेरी शामिल की है। जल्दी करो, अपना चेहरा धो लो और फिर जियाक्सियाओ को भी जगाओ। उसे स्कूल ले जाने का लगभग समय हो गया है। तुमने बहुत मेहनत की है पत्नी। यह आप ही है जिसने पूरी रात जागकर कड़ी मेहनत की है ना? हाँ, मैं पूरी रात जागता रहा, लेकिन यह इसके लायक था। अदरक की सभी टहनियों का मिलान हो गया है। इतना ही, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ठीक है, मैं पहले जाकर नहा लेता हूँ, हम बाद में बात कर सकते हैं। जरूर। ली जिनवेन ने लिन मो को बाथरूम की ओर जाते हुए देखा। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे क्योंकि यह उसके पति का व्यवसाय में पहला दिन था। अगर कुछ भी महत्वपूर्ण होता तो वह उसे खुद बताता। यदि पति कुछ नहीं कहता तो वह उस पर अधिक दबाव डालने से बचने के लिए पूछती भी नहीं। लिन मो ने बाथरूम में प्रवेश किया, अपने हाथ धोए, फिर मुट्ठी भर ठंडा पानी उठाया और उसके चेहरे पर छिड़क दिया। उसकी त्वचा पर बर्फीले स्पर्श ने थोड़ी देर के लिए उसकी आत्माओं को पुनर्जीवित कर दिया। दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए लिन मो ने असहायता से अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, मैं वास्तव में अब युवा नहीं हूँ। पहले मैं, लिन, एक इंटरनेट कैफे में पूरा दिन और रात बिता सकता था और फिर भी ऊर्जावान महसूस करता था, लेकिन अब सिर्फ एक रात के बाद मुझे चक्कर आने लगता है और मैं अपनी आंखें भी खुली नहीं रख पाता। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखने की जरूरत है। बुरे श्रीमान की तरह मत बनो। वांग अगले दरवाजे पर है, उसका जीवन बीतता जा रहा है और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। लिन मो ने सिस्टम तक पहुंच बनाई और इंटेलिजेंस सिस्टम के कैरेक्टर टेम्पलेट इंटरफेस की जांच की, यह महसूस करते हुए कि एक रात जागने के बाद उसकी ऊर्जा वास्तव में बहुत कम हो गई थी और उसकी स्थिति थकान में बदल गई थी। भविष्य में 1/11 को मेरे आधार पर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शरीर की मूल्य स्थिति, ये देखने के लिए कि क्या शरीर क्रियाशील है, बस जांचें कि क्या मान बढ़ गए हैं। ये बहुत बुरा है कि मैं अपना जीवन काल नहीं देख सकता, नहीं मैं ये जानता हूँ कि अपनी बुद्धि कैसे प्राप्त करूँ। हालांकि उसका शरीर थका हुआ महसूस करता था। जैसे ही उसने इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में सोचा, लिन मो का मस्तिष्क तुरंत बहुत सक्रिय हो गया और सोचने लगा कि इंटेलिजेंस सिस्टम के नए कार्यों का पता कैसे लगाया जाए। यह एक ऐसे खजाने की खोज करने जैसा था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। हर मोड़ पर नए आश्चर्य की खोज हो रही थी। अपना चेहरा धोने के बाद लिन मो ने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खटखटाया और पुकारा, जियाओक्सियाओ, नाश्ते के लिए उठने का समय हो गया है। आपकी माँ ने आपका पसंदीदा संरक्षित अंडा और लीन पोर्क दलिया बनाया है। मम्मा, मुझे पता है पिताजी, मैं उठ रहा हूँ, एक उदास आवाज ने जवाब दिया। जैसे ही लिन मो खाने की मेज पर बैठी, ली जिनविन, जो नाश्ता तैयार कर चुकी थी, रसोई से बाहर आ गई। संरक्षित अंडा और लीन पोर्क दलिया, अचार की एक डिश और पतली खाल और भरपूर भराई के साथ 5 सब्जी बंस। दोनों के बैठने के बाद ली जिनविन ने कहा, ओह पति, सोने से पहले निर्माण कंपनी के अपने पूर्व बॉस को फोन करना याद रखें और उनसे दुकान में मौजूदा सजावट को तोड़ने के लिए 2 लोगों को भेजने के लिए कहें। मैं आज सुबह नवीनीकरण के संबंध में इधर उधर भागूंगा। चलो, हमारी दुकान खुली है। जितनी जल्दी हो सके। लिन मो ने सब्जी बन का एक बड़ा टुकड़ा लिया और कहा, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? जब कोई जागेगा तो क्या होगा, मैं इन मामलों का ध्यान रखूंगा। बिल्कुल नहीं। ली जिनविन ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया, आप पहले से ही काफी थके हुए हैं, मैं हमेशा इधर उधर सुस्ताती नहीं रह सकती, और इसके अलावा नवीकरण एक नाजुक काम है जिसे मैं अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। अपने पति को हर दिन इतनी मेहनत करते हुए देखकर ली जिनविन वास्तव में कुछ बोझ साझा करना चाहती थी। लिन मो को इस बात की अच्छी जानकारी थी। ठीक है, उन्होंने जोर नहीं दिया और सिर हिलाया। उस स्थिति में मैं उनसे संपर्क करूंगा और जब आप एक नवीकरणकर्ता की तलाश करेंगे तो आप अधिक महंगा विकल्प चुन सकते हैं ताकि वे बेहतर सामग्री का उपयोग करें। नवीनीकरण से प्राप्त फॉर्मेल्डिहाइड बहुत खतरनाक है, स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण सामग्री लंबे समय तक चलती है, पैसे खर्च करने से न डरे। मैं सबसे पहले आपको 100,000 ट्रांसफर करूंगा, यदि यह पर्याप्त नहीं है तो आप मुझे बताएं। ली जिनवेन ने सिर हिलाया और लिन जियाओक्सियाओ को भी बिस्तर से उठने में ज्यादा समय नहीं लगा। खाने की मेज पर दलिया पीते समय ली जिनवेन ने अदरक शूट व्यवसाय के बारे में कुछ प्रश्न पूछे।
लिन मो को आत्मविश्वास से यह कहते हुए सुनकर कि सब कुछ ठीक चल रहा था, उसे आश्वस्त महसूस हुआ। सच तो यह है कि उसे कुछ पैसे खोने का डर नहीं था, वह अपने पति के आत्मविश्वास को चोट लगने को लेकर अधिक चिंतित थी। नाश्ता खत्म होने के तुरंत बाद ली जिनविन लिन जियाओक्सियाओ को स्कूल ले जाने के लिए निकल गए, जबकि लिन मो बिस्तर पर लेट गए और अपने पूर्व बॉस को फोन किया। हेलो ओल्ड लिन, क्या हो रहा है? मुझे एक मदद की जरूरत है। याद रखें, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मैं एक लॉटरी की दुकान खोलने जा रहा हूँ। मुझे दुकान मिल गई है और हमें कुछ पुरानी सजावट को तोड़ने की जरूरत है। ओह, तुमने इसे सुलझा लिया। तुम तेजी से आगे बढ़ते हो बच्चे। तुम हम दोस्तों को कब खाना खिलाओगे? कोई संभवतः इससे कैसे बच सकता है? भव्य उद्घाटन के दिन मैं सभी भाइयों को एक साथ बुलाऊंगा और हम सभी भोजन के लिए बाहर जाएंगे। श्री लिन उदार है, मुझे स्टोव का पता भेजे और बाकी के बारे में चिंता न करे। ठीक है, मैं आज नहीं आऊंगा, इसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। फोन रखने के बाद लिन मो ने लॉटरी की दुकान का विस्तृत पता दूसरे पक्ष को भेजा और उससे कहा कि वह जल्दबाजी न करे, करने के लिए ज्यादा काम नहीं है, आज जब उसके पास समय हो तो बस इसे कर ले। ये सब करने के बाद लिन मो ने अपना फोन एक तरफ रख दिया, बस अपनी आंखें बंद करने और सोने ही वाला था कि तभी उसे फिर से अपने फोन की घंटी सुनाई दी। फोन उठाकर देखा तो यह कोई और अपरिचित नंबर था। वो एक क्षण के लिए झिझका और फिर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हेलो। हेलो, क्या यह मिस्टर लिन बाजार से हेनमे थोक बाजार से वांग हूँ? क्या आप कोई अदरक की कोपले बेच रहे हैं? मैं कुछ खरीदना चाहूंगा। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। इसके बाद लिन मो को पता चला कि उसके फोन पर मिस्ड कॉल का ढेर संभवतः घोटालेबाजों की ओर से नहीं बल्कि अदरक के अंकुर खरीदने की चाहत रखने वाले व्यापारियों की ओर से था। हर कोई जानता था कि उसके पास अदरक के अंकुरों की आपूर्ति है और अब उनके लिए उच्च मौसम था। लोग हजारों कॉलों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सामान उन्हें तुरंत सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर देगा। वांग, क्षमा करें, मुझे अभी भी इन अदरक के अंकुरों की आवश्यकता है और मैं उन्हें अभी नहीं बेचूंगा। आपको किसी और से जांच करनी चाहिए। क्यों नहीं बेचा? क्या तुम्हें 300 टन नहीं मिला? कोई कारण नहीं, मेरे पास कुछ और भी है, अब फोन रख रहा हूँ। लिन मो ने जवाब दिया और फिर फोन को जल्दी से बंद करने के लिए कुछ बहाने बनाए, तुरंत अपने फोन को साइलेंट पर सेट कर दिया। एक पल सोचने के बाद उन्होंने पूर्व छात्र समूह में झांग येहुआ को एक संदेश भेजा, @झांग येहुआ कृपया तैयार हो जाएं। मैं निवेश पर चर्चा करने के लिए लगभग 3 दिनों में दौरा करूंगा। लिन मो के पास झांग येहुआ का नंबर या उसका निजी वीचैट नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम ने उसे सचेत किया था कि झांग येहुआ उसे आज बाद में कॉल करेगा। लिन मो निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि जब वह गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे फोन कॉल से जगाया जाए, इसलिए उसने पहले ही एहतियात बरत लिया। इतना सब करने के बाद लिन मो को पूर्व छात्रों के समूह में अन्य संदेशों की जांच करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। वह कंबल के नीचे रेंग गया, अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में सो गया। यह तो कहना ही होगा, अत्यधिक थकान के बाद नींद में आराम करना वास्तव में एक आनंददायक बात है। जब लिन मो उठे तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। दिन भर बादल छाए हुए थे, खिड़की के बाहर गहरा भूरापन था, मानो किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। लिन मो ने उठने में जल्दबाजी नहीं की, लेकिन पहले अपना फोन चेक करने के लिए उठाया। उसमें 1 दर्जन से अधिक मिस्ड कॉल मिले। उसकी याद में जब से उसने फोन खरीदा था तब से उसका फोन कभी इतना व्यस्त नहीं रहा जितना आज है। उन्होंने पूर्व छात्रों के समूह में संदेशों की जांच की, वहां बहुत सारे नहीं थे। झांग येहुआ ने हाथ पकड़ो इमोजी भेजा। अब केवल एक ही काम करना बाकी है और वह है जल्दी से जिंजर शूट फ्यूचर्स खरीदना। लिन मो हेडबोर्ड के सामने झुककर बैठ गए और अदरक की कीमत की जांच करने के लिए अपने फोन पर जिंजोऊ कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज ऐप खोला। मैं 4921 इससे कुछ सेंट गिरे। जब लिन मो ने एक दिन पहले जांच की तो कीमत 5.21 युआन प्रति जिन थी, और यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने ऊंची कीमत देखी थी, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार कीमत जितनी सस्ती होगी उसके लिए मुनाफा उतना ही अधिक होगा। लेकिन वह अभी व्यापार नहीं कर सका, उसे एक खाता स्थापित करने की आवश्यकता थी जो परेशानी भरा नहीं था और ऑनलाइन किया जा सकता था। अपने फोन पर एक खाता और पासवर्ड दर्ज करना, फिर CITIC कंस्ट्रक्शन फ्यूचर्स से कॉलबैक का इंतजार करना। कॉलबैक स्टाफ से मार्गदर्शन के बाद उन्होंने एक एक करके अगले चरण पूरे किए। चेहरे की पहचान में लगने वाले समय को छोड़कर पूरी प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली। लिन मो का Xiaomi 6 वास्तव में थोड़ा पुराना था और इसमें पहले भी कुछ गिरावट आई थी। यह अभी भी काम कर रहा था, लेकिन कैमरा धुंधला था और ऐप्स चलाना पहले की तरह आसान नहीं था। फोन के सामने अपना मुंह खोलना, अपना सिर हिलाना, चुपचाप संख्याएं गिनना, पास होने से पहले उसे चेहरे की पहचान को कई बार दोहराना पड़ा। लगता है कि इस पुराने फोन को बदलने का समय आ गया है, यह मुझे रोक रहा है। मैं कल चेन शानहे से मिल रहा हूँ और मेरे पास कुछ नवीनतम लोकप्रिय फारलीड्स खरीदने का समय होगा। सारी खरीदारी के बाद जब उनके 7 मिलियन फंड में से आखिरी पैसा अदरक वायदा में निवेश किया गया था, लिन मो बिस्तर पर लेट गए, थोड़ी देर के लिए बाहर निकले और फिर इत्मीनान से उठे। नहाने के बाद उसने एक टैक्सी ली और थोक बाजार की ओर चल पड़ा।
हालांकि 300 टन अदरक की टहनियों के साथ कोई स्पष्ट समस्या नहीं थी, फिर भी वह फिर से पूरी तरह से जांच करना चाहता था। आखिरकार इसमें काफी धनराशि शामिल थी और यह उसका व्यवसाय करने का पहला अवसर था। वह अपने मन को बिल्कुल शांत नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में कहें तो वह बस व्यस्त रहने का आदी था और आराम नहीं कर सकता था। उसे हमेशा व्यवस्थित महसूस करने के लिए कुछ करने की जरूरत होती थी। अध्याय 72, लिन मो वास्तव में अपने लौकी में क्या बेच रहा है। 9 अपडेट _1। अनुवादक 54,96,90,339। दोपहर करीब 4 बजे थोक बाजार में पहुंचने के बाद लिन मो अदरक की टहनियों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सीधे कोल्ड स्टोरेज में चले गए। इस दौरान खबर सुनकर कई थोक विक्रेता उनसे कुछ स्टॉक खरीदने की उम्मीद में आए, लेकिन उन सभी को एक ही प्रतिक्रिया मिली कि अदरक के अंकुर किसी अन्य उद्देश्य के लिए थे और एक भी पाउंड बिक्री के लिए नहीं था। थोक बाजार त्वरित लेनदेन और मार्जिन पर लाभ कमाने का स्थान है, और फिर भी किसी ने 300 टन अदरक के अंकुर हासिल कर लिए हैं, उन्हें बेच नहीं रहा है और उन्हें बाहरी कोल्ड स्टोरेज में नहीं ले जा रहा है। ये किस बारे में था? क्या वे बाजार के कोल्ड स्टोरेज में योगदान दे रहे थे? इसकी लागत एक दिन में 3000 युआन है और अदरक की टहनियों के खराब होने से क्या इसका मतलब कई हजार युआन का दैनिक नुकसान नहीं होगा? पागल, एक मूर्ख और उसके पैसे जल्दी ही अलग हो जाते हैं। तरह तरह की अफवाहें उन्हीं लोग तरह तरह की बातें करने लगे। हाँ, क्या तुम सब मूर्ख हो गए हो? क्या तुम कल ही उसे मूर्ख नहीं कह रहे थे? अब ऐसा लगता है कि वह यहाँ त्वरित लाभ कमाने के लिए नहीं आया है, वह तैयार होकर आया है। आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि अदरक के अंकुरों की कीमत आसमान छूने वाली हो? असंभव, बिल्कुल असंभव। नई अदरक की कोपलें भेजी जाने वाली है। आप सभी अनुभवी व्यवसाय लोग हैं जो 1 दशक से अधिक समय से इस व्यापार में हैं। क्या आप नहीं बता सकते कि इस समय कीमतें बढ़ने वाली हैं या नहीं? बहुत हो गई बात। क्या आप विकल्प 6 पर जाना चाहेंगे? कहो, क्या ऐसी संभावना है कि इस आदमी के पास विदेशी चैनल है जो विदेश में निर्यात करने की योजना बना रहा है, विदेशी व्यापार में संलग्न है? बिल्कुल, ये लियू मियाओ से पूछने लायक बात है। मैंने सुना है कि उसकी पत्नी लिन मो की चचेरी बहन है। उसके पास जानकारी होनी चाहिए। विकल्प ए हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि इन थोक विक्रेताओं के बीच अच्छे संबंध न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से वर्षों से अच्छी तरह से परिचित थे। लिन मो जैसे नवागंतुक ने ऐसी चीजें की जिन्हें वे समझ नहीं सके, जिससे स्वाभाविक रूप से कई लोगों की जिज्ञासा पैदा हुई। बहुत से लोग जो लियू मियाओ के करीबी थे, वास्तव में चुपचाप उनसे पूछने गए कि क्या कोई अंदरूनी जानकारी है, ये सोचकर कि क्या वह खुद ये कदम उठाने में असमर्थ थे और इसलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई को थोक व्यापारी के रूप में काम करने के लिए भेजा था। इतनी बार पूछे जाने के बाद लियू मियाओ भी चिंतित हो गए। उसे ली लिंगलिंग मिली, जो हिसाब किताब में व्यस्त थी, और उसने गुस्से से पूछा, पत्नी, एक पल के लिए हिसाब किताब करना बंद करो और मेरी कुछ मदद करो। ली लिंगलिंग ने झट से वह करना बंद कर दिया और ऊपर देखा। क्या हुआ पति? उस लिन मो को ढूंढो और उससे पूछो कि उसके अदरक के अंकुर बिक्री के लिए क्यों नहीं है। लियू मियाओ ने भौएं चढ़ाते हुए अनुमान लगाया, मुझे संदेह है कि उस बच्चे को कुछ समाचार मिला है या उसके पास कोई विशेष बिक्री चैनल है। मैंने आज भी कुछ पूछताछ की। उत्तरी म्यांमार में युद्ध चल रहा है और दैनिक आवश्यकताओं और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। मुझे संदेह है कि वह वहां अदरक के अंकुर बेचने की योजना बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ली लिंगलिंग ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में एक नौसिखिया के रूप में वह निश्चित रूप से ऐसे बिक्री चैनल स्थापित नहीं कर सका। मुझे लगता है वह बस। लियू मियाओ ने चिढ़कर अपना हाथ लहराया, बस पूछो। अगर मैंने तुम्हें पूछने के लिए कहा था तो अब और बकवास मत करो। क्या होगा अगर उसके पास वास्तव में वे संबंध है? तो बस पहले पूछे फिर बात करे। फटकार से ली लिंगलिंग अवाक रह गई। वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार लियू मियाओ ही वह व्यक्ति थे जिनका उनके घर में अंतिम निर्णय था। ली लिंगलिंग ने सिर हिलाया और जल्दी से अपना फोन निकालते हुए कहा, चिंता मत करो पति, मैं अभी फोन करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं लिन मो को फोन भी कर दूं, तो भी वह हमें सच नहीं बताएगा। मैं अपने चचेरे भाई को बुलाऊंगा, अगर उसे कुछ पता चलेगा तो वह मुझे जरूर बताएगी। और अगर वह काम नहीं करता है तो मैं सीधे अपने चाचा को फोन करूंगा। वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना फोन निकाला और ली जिनविन को फोन किया। ओह, जब लिन मो कोल्ड स्टोरेज से बाहर आया तो रात के 10 बज चुके थे। आसमान में बूंदाबांदी हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, जिससे वह ठंड से कांपने लगा। अरे, कोल्ड स्टोरेज के अंदर की तुलना में यहाँ अधिक ठंड क्यों महसूस होती है? मुझे वास्तव में डाउन जैकेट पर स्विच करना चाहिए। लिन मो की अतिशयोक्ति निराधार नहीं थी। अदरक की टहनियों के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रखा गया था, लेकिन मौजूदा समय में बाहर का तापमान शायद केवल 4 या 5 डिग्री के आसपास था। यदि पूरे दिन असमान तापमान के साथ साथ एक उचित स्थान की कमी न होती, तो अदरक की टहनियों को वास्तव में ठंडे गोदाम में संग्रहित किया जा सकता था। हालांकि अधिक नुकसान होता और शेल्फ जीवन कम होता। घर के लिए कैब बुलाने के लिए तैयार लिन मो ने अपना फोन निकाला, तभी उस पर ढेर सारी मिस्ड कॉलें देखी।
उनमें से एक उनकी पत्नी का था। वीचैट पर नजर डालते हुए ली जिनवेन ने उससे समय होने पर उसे कॉल करने के लिए कहा था। क्या गलत? ली जिनवेन को वापस बुलाने से पहले लिन मो ने सबसे पहले एक राइड हेलिंग कार की सराहना की। दुदू दुदू फोन का तुरंत उत्तर दिया गया और ली जिनवेन की कुछ चिंतित आवाज आई। पति, आप कहाँ हैं? मैं थोक बाजार में हूँ, मैं जल्द ही घर आऊंगा। क्या हाल है? फिर मैं आपको बताने से पहले आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। जियाक्सिया और मैं घर पर हैं। क्या आपने अभी तक खाना खाया है? अभी नहीं, बस मेरे लिए नूडल्स का एक कटोरा बना दो। उस पल जिस सवारी वाली कार का लिन मो ने स्वागत किया था वह आ गई। लगता है पत्नी के मन में कुछ चल रहा है। भूल जाओ, जब मैं घर पहुंचूंगा तो पता लगाऊंगा। लिन मो ने पीछे मुड़कर भीड़ भरे थोक बाजार की ओर देखा, फिर मुड़े और सवारी वाली कार में बैठ गए। आधे घंटे बाद लिन मो घर पहुंची और उसने देखा कि ली जिनवेन उसे देखते ही सोफे से तेजी से खड़ी हो गई। नूडल्स तैयार हैं, मैं तुम्हारे लिए एक कटोरा लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे मिल गया। लिन मो रसोई में चली गई और टमाटर और अंडे के नूडल्स का भाप से भरा कटोरा खाने की मेज पर ले गई। उत्सुकता से एक टुकड़ा खाने के बाद उसने ऊपर देखा और पूछा, पत्नी, आपने मुझे पहले किस बारे में बुलाया था? आप बहुत जरूरी लग रही थी। मेरे साथ क्या गलत हो सकता था? यह आपका चचेरा भाई था जिसने फोन करके कहा था कि आपने लगभग 2 मिलियन मूल्य की अदरक खरीदी है। उसने मुझे ये भी याद दिलाया कि नई अदरक की टहनियों के बाजार में आने में केवल 5 या 6 दिन बचे हैं, और जब ऐसा होगा तो आपने जो अदरक की टहनियां जमा कर रखी हैं, उन्हें कम कीमत पर भी बेचना मुश्किल होगा। और पतिदेव, क्या आपके कार्ड में लगभग 15 लाख ही नहीं बचे होंगे? तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? ली जिनवेन शांत दिखाई दी, लेकिन ली लिंगलिंग के कॉल ने वास्तव में उन्हें डरा दिया था। हालांकि उसे व्यवसाय की समझ नहीं थी, फिर भी उसे अपने पति पर 100% भरोसा था। उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं उसके पति को इस बात की जानकारी ना हो जाए। आखिरकार वह पहली बार व्यवसाय कर रहा था और उसके लिए किसी चीज को नजरअंदाज करना संभव होगा। लिन मो को अनुमान था कि ली लिंगलिंग उसकी पत्नी को बुलाएगा। चूंकि जब वह अदरक की टहनियां खरीद रहा था तो वह वहां मौजूद थी, इसलिए वह जानता था कि कई बातें अनिवार्य रूप से सामने आएंगी। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने शांति से उत्तर दिया, पत्नी, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, अदरक शूट की कीमत में वृद्धि की जानकारी भी उस विशेषज्ञ द्वारा भविष्यवाणी की गई थी जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इसे इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने 7 या 8 मिलियन जिंजर शूट फ्यूचर्स खरीदे और मुझे कुछ पैसे भी उधार दिए ताकि मैं थोड़ा स्टॉक कर सकूं। इस मामले का श्रेय किसी विशेषज्ञ को देना लिन मो के लिए अपनी पत्नी को मनाने का सबसे अच्छा तरीका था। आखिरकार उस जैसी प्रणाली बहुत असाधारण थी। वह निश्चित रूप से इसका खुलासा नहीं कर सका, और अगर उसने ऐसा किया भी तो शायद उसकी पत्नी इस पर विश्वास नहीं करेगी। विशेषज्ञ फिर से, लेकिन वह आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है? वह आपसे क्या चाहता है? ली जिनवेन अभी भी चिंतित थे और आधे विश्वास से कहते रहे, तुम्हें पता नहीं है। यहाँ तक कि पिताजी ने भी आज मुझे फोन करके पूछा था कि इतना बड़ा सौदा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। उन्होंने ये भी कहा कि जिंजर शूट जमा करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अदरक के अंकुर बेचने होंगे ताकि तुम्हें कम पैसे का नुकसान हो सके। वैसे पिताजी कहते रहे कि वह हमसे मिलने आना चाहते हैं, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि आप काम में व्यस्त हैं। उन्होंने आज फिर पूछा, क्या हमें उन्हें आने देना चाहिए? लिन मो ने खुफिया तंत्र में बार बार देखा था कि उसके ससुर और सास राक्षस शहर में अपनी बेटी से मिलने जाना चाहते थे। यदि ऐसा पहले होता तो उसे बड़ों के सामने सचमुच लज्जित होना पड़ता, क्योंकि उन्होंने कभी उसके बारे में अच्छा विचार नहीं किया था। एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारी था, दूसरा एक सेवानिवृत्त हाई स्कूल शिक्षक था। वे अपनी बेटी ली जिनवेन से बहुत प्यार करते थे, छोटी उम्र से ही बड़ी उम्मीदों के साथ उसका पालन पोषण करते थे। लेकिन उनकी निराशा के कारण उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसके पास घर, कार या यहाँ तक कि एक स्थिर नौकरी भी नहीं थी। ऐसी स्थिति किसी को भी निराश कर देगी। हालांकि अब यह अलग था। आखिरकार उसकी कीमत करोड़ों में थी, और यद्यपि वह अभी भी किराए के मकान में रह रहा था, अब वह आत्मविश्वास के साथ अपना सिर ऊंचा रख सकता था। हाँ सुनो, वह मुझसे क्या चाहता होगा? पत्नी, ज्यादा चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक माँ और पिताजी की बात है, अगर वे आना चाहते हैं तो उन्हें आने दीजिए। लिन मो ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक बार जब वे आ जाएंगे तो मैं हमारे माता पिता और सीयू को भी बुलाऊंगा। आपके चचेरे भाई का परिवार भी हमारे साथ शामिल हो सकता है। हम एक अच्छा रेस्तरां ढूंढेंगे और सभी का एक अच्छा मिलन होगा। अब जब हमारे जीवन में धीरे धीरे सुधार हो रहा है तो बड़ों को हमारे बारे में आश्वस्त करने का समय आ गया है। अध्याय 73, पति, आप फिर से पिता बन सकते हैं। 10 अपडेट _1। अनुवादक 54,96,90,339। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं कल पिताजी को फोन करूंगा और उनसे कहूंगा कि यदि वे वास्तव में आना चाहते हैं तो उन्हें आज जाना चाहिए। ली जिनवेन ने जोर से सिर हिलाया, उसका दिल पहले से ही खुशी से फूट रहा था।
एक तरफ उसके माता पिता थे जो उससे बहुत प्यार करते थे, और दूसरी तरफ वह आदमी था जिससे वह बहुत प्यार करती थी। आखिरी चीज जो वह चाहती थी वह ये थी कि दोनों पक्षों के बीच संबंधों में कठोरता आए। लॉटरी की दुकान तैयारी में थी, एक कार खरीदी गई थी और अभी भी वहां थी, हाथ में काफी मात्रा में बचत। यदि उसके माता पिता की राक्षसा शहर की यात्रा उनके बीच के रिश्ते को आसान बनाने में मदद कर सकती है तो यह निस्संदेह उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी। रात के खाने के बाद ली जिनवेन बहुत जोश में थी। बर्तन धोते समय सीटी बजा रही थी, जबकि लिन मो ने मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अदरक के अंकुर के लिए शेष भुगतान आपूर्तिकर्ता को हस्तांतरित कर दिया। पिछले कुछ दिनों में जांच करने पर अदरक के अंकुरों की गुणवत्ता वास्तव में संतोषजनक थी, इसलिए भुगतान में देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सब तैयार था, अब बस उस दिन का इंतजार करना बाकी था जब अदरक के अंकुरों की थोक और खुदरा कीमतें बढ़ेंगी। इन 2 दिनों में करने के लिए ज्यादा कुछ न होने के कारण वह सिस्टम का अध्ययन कर सका और बना सका। एनिमेशन स्टूडियो के मामलों को अंतिम रूप देने के लिए यहाँ की यात्रा। वह नहीं चाहेंगे कि निवेश का मौका मिलने से पहले स्टूडियो खत्म हो जाए। इन कार्यों को पूरा करने के बाद लिन मो ने कुछ सोचा और अपने पिता को वेचेट वीडियो कॉल किया। एक हिस्सा उसे लॉटरी की दुकान के बारे में अपडेट करना था और दूसरा उसे यह खबर बताना था कि ली जिनवेन के माता पिता जल्द ही रक्षासा शहर आएंगे। वीडियो कॉल तेजी से कनेक्ट हो गई। स्क्रीन पर लिन चांगशुई का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ दिखाई दिया। जाहिरा तौर पर वह अपने बगल में पीली शराब की कई बोतलों के साथ भोजन कर रहा था। पिताजी, आप इतनी देर से खाना क्यों खा रहे हैं? लिन मो ने चिंता से पूछा। आज का दिन अच्छा है, अपने चाचाओं के साथ मिलकर, लिन चांगशुई ने मुस्कुराते हुए कहा और खाने की मेज पर अन्य लोगों को दिखाने के लिए कैमरा घुमाया। वे सभी साधारण पोशाक और सुनहरे भूरे या गहरे रंग वाले मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। उनकी मुस्कान अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी। लिन, मैं तुम्हारा दूसरा चाचा हूँ, मुझे याद है जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें पकड़ लेता था। मो, अभी आप किस काम में व्यस्त है? हमें आखिरी बार मिले हुए बहुत साल हो गए हैं, बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। सभी ने बारी बारी से लिन मो का अभिवादन किया। हालांकि उन्हें चाचा कहा जाता था, लेकिन वे वास्तव में संबंधित नहीं थे। वे बस एक ही गांव के थे और आपस में घनिष्ठ संबंध रखते थे। श्री जो की दूसरा भाई। लिन मो ने मुस्कुराते हुए अपने बड़ों का अभिवादन किया। सरसरी तौर पर गिनती करने पर पता चला कि वहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। जब कैमरा दोबारा लिन चांगशुई के सामने आया तो लिन मो ने उत्सुकता से पूछा, आज क्या मौका है? आप सब इतने अच्छे से इकट्ठे हुए हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं भी वापस आ जाता। हाँ, आज सचमुच एक अच्छा दिन है। परियोजना का भुगतान होने वाला है। इसे प्रभारी लोगों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। हर कोई खुश है, इसलिए हमने कुछ पेय लेने का फैसला किया। लिन चांगशुई ने थोड़ा लाल चेहरे के साथ कहा। स्पष्ट रूप से काफी कुछ पी लिया था और वह खुशी से जारी रहा। कुछ दिनों में हम पैसे इकट्ठा करने में सक्षम होंगे और हर कोई एक अच्छा नया साल मना सकेगा। ओह, अलवी के आई समूह भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। ये निश्चित रूप से बहुत बढ़िया खबर है। समझ में भी आता है, इतने बड़े समूह को इतनी छोटी रकम रोककर रखने की जरूरत नहीं होगी। श्रमिकों के वेतन का, मैं पिताजी को याद दिलाना चाहता था कि लेवकाई समूह के साथ विवाद में न पड़े, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी बात के चिंता कर रहा हूँ। अपने पिता को खुश देखकर लिन मो को भी अच्छा महसूस हुआ। उसके दिल की बेचैनी आखिरकार शांत हो गई और वह मुस्कुराया। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। पैसा आने के बाद हर किसी का नया साल अच्छा होगा। वैसे पिताजी, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। जिन वेन और एक ने एक लॉटरी की दुकान खोली है जिसका कुछ ही दिनों में नवीनीकरण किया जाएगा। ये बहुत व्यस्त हो सकता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या कोई आपको और माँ को आने और जियाओक्सियाओ की देखभाल करने में मदद करने या स्टोर की देखभाल करने में मदद कर सकता है। लिन मो को वास्तव में लॉटरी की दुकान से पैसा कमाने की उम्मीद नहीं थी। ये पूरी तरह से सिस्टम जानकारी प्राप्त करने के लिए था, लेकिन वह वास्तव में चाहता था कि उसके माता पिता चले जाएं, इसलिए उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना आसान होगा, ये देखते हुए कि दोनों की उम्र बढ़ गई है। माता पिता दोनों ने जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया था और वास्तव में उन्हें कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। जो कहा गया उसे सुनने के बाद लिन चांगशुई झिझक गए। सच कहूं तो वह आना तो चाहता था, लेकिन अपने बेटे के लिए मुसीबत खड़ी करने से डरता था। पारिवारिक पुनर्मिलन की खुशी का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि आजकल के युवा लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। उनके बुजुर्ग साथ में थोड़ा समय बिताना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह इसकी गारंटी नहीं दे सके कि उनकी बहू को कोई शिकायत नहीं होगी। पिताजी, चिंता मत करें, वह जिन वेन ही थे जिन्होंने आप दोनों के साथ रहने का विचार लाया था, लिन मो ने समझाया, ये जानते हुए कि उसके पिता किस बारे में चिंतित थे। इसके अलावा आप नहीं चाहेंगे कि जियाओक्सियाओ के लिए खाना बनाने वाला कोई ना हो, है ना? बाहर का खाना साफ नहीं होता, घर पर बना खाना हमेशा अधिक आरामदायक होता है। क्या आपको नहीं लगता पिताजी? इस बातचीत के बाद लिन चांगशुई ने अपनी आपत्तियों को पूरी तरह से त्याग दिया। आखिरकार वह अपनी बहुमूल्य पोती को हर दिन टेकआउट खाने नहीं दे सकता था। अच्छी तरह से ठीक है, एक बार पैसे खाते में आ जाएं, मैं तुम्हारी माँ को ले आऊंगा और चला जाऊंगा।
लिन चांगशुई तुरंत सहमत हो गए और फिर कहा, जियाओक्सियाओ बढ़ रहा है, वह कुछ भी नहीं खा सकती। चाहे आप दोनों कितने भी व्यस्त क्यों न हो, आपको इस जिम्मेदारी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। एक दिन मैं सामुदायिक अस्पताल के पास से गुजरा और आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वह स्थान बीमार बच्चों से भरा हुआ था, जिसे माइकोप्लाज्मा या ऐसा कुछ कहा जाता है। गरीब बच्चों को होमवर्क करने के बावजूद इंजेक्शन मिल रहा था। आपको इन दिनों सावधान रहना होगा। लिन चांगशुई आमतौर पर कम बोलते थे, लेकिन शायद इसलिए कि वह आज अच्छे मूड में थे, इस तथ्य के साथ कि उन्होंने शराब पी रखी थी, वह अधिक बातूनी हो गए थे। ठीक है पिताजी, हम इस मामले को सुलझा लेंगे। मैं इस बारे में माँ से भी बात करूंगा, लिन मो ने कहा और अपना फोन दूसरे कान के पास लगाते हुए कहा, ओह ठीक है, कुछ और भी है। अगले कुछ दिनों में मेरे ससुराल वाले हमसे मिलने राक्षस शहर आ सकते हैं और हम सब भोजन के लिए एकत्र होंगे। इसके अलावा जो 400,000 आपने मुझे दिए थे, उनमें से एक ने वह सब वापस ले लिया और कुछ अदरक की टहनियों में निवेश कर दिया। लिन चांगशुई को पैसे की चिंता नहीं थी, या जैसा कि उनकी माँ जुकिन कहती थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए पैसा कमाने में बिताया और शायद ही अपने लिए कुछ भी इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ पैसे बचाए और अपने बच्चों को देने के बाद कभी नहीं पूछा कि इसे कैसे खर्च किया गया। तुम्हें जो अच्छा लगे करो, अगर यह खत्म हो जाए तो हम सब फिर से कमा सकते हैं। हालांकि उसके ससुराल वालों के राक्षस शहर आने की खबर उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ओह, निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, बस सावधान रहें। लिन चांगशुई ने निवेश के विवरण के बारे में पूछताछ नहीं की, लेकिन तुरंत और ईमानदारी से सलाह दी, आपके ससुराल वाले बहुत दयालु लोग हैं। सच कहूं तो हमारे परिवार ने वास्तव में शादी कर ली है। जब वे राक्षस नगर में आए तो तुम्हें। जब तक ली जिनवेन शयन कक्ष में लौटे, लिन चांगशुई अभी भी अपने मेहमानों के स्वागत के विवरण के बारे में निर्देश देने में व्यस्त थे। कौन से रेस्तरां अच्छे होने चाहिए, भोजन में आधे स्थानीय व्यंजन और आधे घरेलू व्यंजन होने चाहिए, उन्हें अपने ससुराल वालों के स्वाद को स्पष्ट करना चाहिए और उन्हें पहले से ही उनसे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन जाना चाहिए। अनजान लोगों के लिए यह एक सेवानिवृत्त के स्वागत की तैयारी जैसा लग सकता है। सम्राट ली जिनवेन अब और नहीं सुन सके और हंसे, पिताजी चिंता मत करो, मेरे माता पिता दिखावे के बारे में उपद्रव करने वाले नहीं है। बस आराम करो, लिन मो सब कुछ संभाल लेंगे। आप दोनों भी अगले कुछ दिनों में घर की साफ सफाई कर ले। एक बार जब आप वहाँ का काम पूरा कर ले तो आप यहाँ आ सकते हैं। मैं अगले कुछ दिनों में घर की तलाश करूंगा, क्योंकि हम भी स्थानांतरित होने की योजना बना रहे हैं। एक प्यारे पिता और पुत्र और एक समझदार बहू के साथ तीनों के चेहरे मुस्कान से भर गए। उनकी बातचीत लंबी हो गई और लिन चांगशुई के सहकर्मियों द्वारा उनसे कई बार आग्रह करने के बाद ही उन्होंने अनिच्छा से कॉल समाप्त की। लिन मो आराम से बिस्तर पर लेटे हुए अपने फोन को किसी अपठित संदेश के लिए जांचने की योजना बना रहे थे, तभी उनके बगल में बैठे ली जिनवेन ने बोलने से पहले काफी देर तक झिझकते हुए कहा, पति, आप फिर से पिता बन सकते हैं। अध्याय 74, चेन शानहे के साथ पुनः जुड़े। जीवन सहपाठी समूह 11वां अद्यतन। अनुवादक 54,96,90,339 आए। लिन मो अपना फोन पकड़े हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था। ली जिनवेन के शब्दों को सुनने के बाद वह एक पल के लिए चौंक गया, इससे पहले कि उसका हाथ अनजाने में ढीला हो गया। i82 ग्राम्स Xiaomi 6 फोन सीधे उसके माथे पर टकराया। लानत है। लिन मो ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए ठंडी हवा का झोंका लिया और जल्दी से उठकर पूछा, पत्नी, तुमने अभी क्या कहा? अपने आप को देखो। ली जिनवेन लिन मो की प्रतिक्रिया पर हंसे बिना नहीं रह सके और समझाया, क्या मैंने आपको कुछ दिन पहले नहीं बताया था कि यह अभी तक नहीं आया है? इसलिए मैंने एक पट्टी के साथ परीक्षण किया और वहाँ 2 बार थे। मैं गर्भवती हो सकती हूँ, लेकिन बहुत उत्साहित मत होइए, दूसरी बार बहुत कमजोर है, शायद मैं गर्भवती नहीं हूँ। आइए कुछ दिन रुके और अस्पताल जाकर मेरे खून की जांच कराएं। दूसरा बच्चा पैदा करना मूल रूप से लिन मो की जीवन योजना में नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे बच्चे पसंद नहीं थे, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वह गरीब था। अगर उसके पास पैसा होता और उसकी पत्नी इच्छुक होती तो उसे बच्चों की पूरी फुटबॉल टीम पाकर बहुत खुशी होती। हालांकि पैसा सबसे बड़ा कारक धीरे धीरे हल हो रहा था। यदि वास्तव में दूसरा बच्चा होता तो यह असंभव नहीं होता। लिन जियाओक्सियाओ का एक साथी होगा, जैसे कि वह लड़का था या लड़की। लिन मो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने उत्साह से ली जिनवेन को गले लगाया और कहा, वास्तव में? हाँ, परीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी, मुझे पक्का अंदाजा है कि तुम जरूर गर्भवती हो। कल से बेहतर होगा कि तुम इधर उधर न भागो। माता पिता को लॉटरी की दुकान संभालने दीजिए, मैं उन्हें पहले ही यहाँ आने के लिए कह दूंगा। आप बस घर पर रहें और जीवन का आनंद लें। ना समझ, ये कैसे संभव हो सकता है? अभी तक सबूत का कोई निशान भी नहीं है। ली जिनवेन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, और भले ही मैं गर्भवती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दुकान नहीं संभाल सकती। यह कोई भारी श्रम नहीं है। मैं वास्तव में हर दिन घर पर अकेले नहीं रहना चाहता, ये बहुत उबाऊ है। मैं इतना नाजुक नहीं हूँ। चलो अस्पताल का दौरा होने तक इंतजार करें, फिर अगर यह सच है तो हम डॉक्टर की बात सुनेंगे।
लिन मो और अधिक कहना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में जानता था कि भले ही ली जिनविन गर्भवती थी, वह निश्चित रूप से शांत नहीं बैठ पाएगी। ऐसा तब था जब वह लिन जियाओक्सियाओ से गर्भवती थी। यदि आप उसे काम पर न जाने के लिए कहें तो वह बाहर जाने की जिद करेगी। लेकिन एक गर्भवती महिला के लिए मध्यम कार्यभार वास्तव में एक अच्छी बात है। हर समय घर पर रहना, बिस्तर पर पड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है। थोड़ी देर बाद लिन मो ने मुस्कुराते हुए पूछा, पत्नी, आपको क्या लगता है कि हमें अपने दूसरे बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? वह बंदूक उछाल रहा है। क्या तुम पागल हो? हम पहले से ही नाम क्यों चुन रहे हैं? बस इसके बारे में सोचो, अपने सिर के बारे में सोचो, पहले ही सो जाओ, लाइट बंद कर दो। जियाओक्सियाओ को मत जगाओ। लिन मो वास्तव में बहुत उत्साहित थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से कहा, आपने मुझे याद नहीं दिलाया और मैं लगभग भूल ही गया था। क्या हमें पहले जियाओक्सियाओ को मानसिक रूप से तैयार नहीं करना चाहिए? मैंने ऑनलाइन देखा है कि कई बच्चे चिंता करते हैं कि दूसरा बच्चा आने के बाद उन्हें पसंद नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जियाओक्सियाओ हमेशा कहती रही है कि वह एक छोटा भाई या बहन चाहती है। ये बहुत बढ़िया है। पति, चलो सोते हैं। ठीक है, चलो सोते हैं। हम जल्दी सो जाएंगे और कल सुबह हम लिन जियाओक्सियाओ को साथ ले जाएंगे और फिर चेकअप के लिए अस्पताल जाएंगे। इसके बजाय कुछ दिनों में चलते हैं, कल जाने से शायद कुछ पता न चले। आइए इसे आजमाएं, क्या होगा? ठीक है, आप जो भी कहें। मुझे वास्तव में आश्चर्य होने लगा है कि क्या पिछली बार आपने बिना सुरक्षा के जानबूझकर ऐसा किया था। हाँ। हंसी के बीच उन दोनों ने लाइटें बंद कर दी और धीरे धीरे सो गए। थोड़ी देर बाद सिस्टम की जानकारी ताज़ा हो गई। लिन मो ने इस पर संक्षेप में नजर डाली। इस बार कोई विशेष महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी। ये सब रोज की गपशप थी। यह शायद कल का सारा समय थोक बाजार में बिताने से संबंधित था। सब कुछ संक्षेप में जांचने के बाद उसने सिस्टम इंटरफेस बंद कर दिया और फिर ली जिनविन को गले लगाते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए सो गया। बहुत सवेरे लिन जियाओक्सियाओ को स्कूल छोड़ने के बाद ली जिनविन को लिन मो द्वारा अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने लाइन में इंतजार किया, पंजीकरण कराया, एक डॉक्टर को ढूंढा, जांच कराई, रिपोर्ट का इंतजार किया और फिर हाथ में रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के कार्यालय में प्रवेश किया। महिला डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा, हम अभी तक अल्ट्रासाउंड पर भ्रूण नहीं देख सकते हैं। हो सकता है कि 6 सप्ताह भी नहीं हुए हों, लेकिन आपका HCG स्तर वास्तव में बढ़ गया है। 2 सप्ताह में दूसरे चेकअप के लिए वापस आए। गर्भावस्था ऐसी होती है कि प्रारंभिक अवस्था में इसका पता लगाना कठिन होता है और यहाँ तक कि जांच के बाद भी परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं। आखिरकार लिन मो और उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस संबंध में कुछ अनुभव था। अस्पताल छोड़ते हुए ली जिनवेन ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, देखो तुम कितने चिंतित थे। मैंने क्या कहा? हमें परिणाम के लिए कुछ और दिन इंतजार करना होगा, है ना? अब हमने बिना किसी कारण के परीक्षा शुल्क पर कई सौ रुपये बर्बाद कर दिए हैं। लिन मो ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और उसे मक्खन लगाने की कोशिश की। अरे, मैं बस तुम्हारे माता पिता के आने के बारे में सोच रहा था। मैं उनके लिए एक त्वरित आश्चर्य तैयार करना चाहता था। यदि तुम गर्भवती हो तो मेरे माता पिता दोनों इतने खुश होंगे कि वे खुद को रोक नहीं पाएंगे। PSH, हाँ ठीक है, मेरे पति हर चीज के बारे में सोचते हैं। ली जिनवेन ने लिन मो की छोटी योजनाओं को उजागर नहीं किया और चलते चलते उन्होंने कहा, गंभीर मामलों की बात करें तो लोटो की दुकान को कल ध्वस्त कर दिया गया था और नवीकरण कंपनी आज नवीकरण योजनाओं की पुष्टि करने जा रही है। क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? नवीनीकरण। लिन मो ने नाराज होकर उसे समझाया, पत्नी, अब आप गर्भवती हैं, आपको वास्तव में फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक पदार्थों के आसपास नहीं रहना चाहिए। मैं नवीकरण पर नजर रखूंगा, आप बस घर जाएं और आराम करें। मेरे पैर को आराम दो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इतना नाजुक नहीं हूँ। मैं टोफू से नहीं बना हूँ, मैं थोड़े से स्पर्श से टूट नहीं जाऊंगा। इसके अलावा आप जिंजर शूट की जगह पर निवेश करने में व्यस्त हैं, है ना? आप निश्चित रूप से दोनों को अकेले नहीं संभाल सकते। यह महत्वपूर्ण मामला है, सुनिश्चित करें कि आप इसे अच्छी तरह से संभालें। यदि तुम मेरे पैसे खो देते हो तो तुम देखोगे कि क्या मैं तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं डालूंगा। ली जिनवेन ने जमकर अपनी मुट्ठी लहराई, फिर मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा ये सिर्फ एक साधारण नवीनीकरण है, कोई बड़ा नहीं। अधिक से अधिक हम कुछ छत टाइलें लगा रहे हैं और कुछ अलमारियां डिजाइन कर रहे हैं। वहाँ इतना अधिक फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा। लिन मो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इसके बारे में सोचते हुए उसके पास एक मुद्दा था। लोटो दुकान का नवीनीकरण बहुत सरल था और इसमें अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा लिन मो को पता था कि उसकी पत्नी मदद करना चाहती थी, वह शांत नहीं बैठ सकती थी। कुछ सोचने के बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने आप पर ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो मुझे किसी भी समय कॉल करें। इसके अलावा मैं सुबह नहीं आऊंगा, मुझे आज कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है। थोड़ी और मीठी बातचीत के बाद आखिरकार यह जोड़ा अपने अपने रास्ते पर चल पड़ा। ऊर्जा से भरपूर ली जिनवेन लोटो की दुकान से निपटने के लिए निकल पड़े, जबकि लिन मो ने घर जाने के लिए कैब ली, मछली पकड़ने का सारा सामान इकट्ठा किया और झील के किनारे मछली पकड़ने के लिए गल्फ नेशनल फॉरेस्ट पार्क की ओर तेजी से चले गए।
परसों की खुफिया जानकारी के अनुसार चेन शानहे आज मछली पकड़ने के लिए गल्फ नेशनल फॉरेस्ट पार्क जा रहे थे। हालांकि उनके पिता का वेतन आने वाला था और इस बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी कि क्या चेन शानहे का लवकाई समूह के अध्यक्ष चेन कैनन के साथ कोई संबंध था, लेकिन खुफिया जानकारी इकट्ठा करना एक ऐसा काम था जो रुक नहीं सकता था। यही उसकी आजीविका कमाने का साधन था। कहने की जरूरत नहीं है, उसने कल एक कोल्ड स्टोरेज में बिताया था और आज की सारी जानकारी स्पष्ट रूप से निम्न गुणवत्ता की थी। ज्यादातर सब्जी विक्रेताओं के बारे में गपशप थी। ये पढ़ने में कुछ हद तक दिलचस्प था, लेकिन अंततः बेकार था। जब वह गल्फ नेशनल फॉरेस्ट पार्क में झील पर पहुंचे तो लिन मो ने चारों ओर नजर डाली और चेन शानहे को कहीं भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन वह ठीक था। पार्क में मछली पकड़ने की अनुमति वाला क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए जब तक चेन शानहे आते उन्हें निश्चित रूप से देखा जाता। बहुत करीब होने की कोई जरूरत नहीं थी, बस कुछ दूरी से देखने से काम चल जाएगा। अगर मैं हर बार उससे टकरा जाऊं, तो ये संदेह पैदा हो जाएगा कि यह जानबूझकर किया गया है और इस तरह के बड़े शॉट द्वारा निशाना बनाया जाना अच्छी बात नहीं है। उस विचार के साथ लिन मो ने उस पर रहना बंद कर दिया और मछली पकड़ने के लिए तैयार होने लगा। ये तो कहना ही पड़ेगा, मिंग्युआन झील पर अपनी पिछली बार की तुलना में इस बार लिन मो की तकनीक का अधिक अभ्यास किया गया था। चारा फैलाने और कांटा गिराने के बाद उसने जांच करने के लिए अपना फोन निकाला। बहुत सारे निजी संदेश नहीं थे। उनमें से एक निर्माण क्षेत्र से परिचित एक बॉस का था, जिसने उसे बताया कि लोटो की दुकान का काम पूरा हो गया है और मौका मिलने पर पैसे भेजने के लिए कहा। भले ही वे परिचित थे, निर्माण कठिन काम है और उसे भुगतान न करना शर्मनाक होगा। सहमत मूल्य 800 युआन था और लिन मो ने अधिक भुगतान करके दिखावा करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने सहमत राशि स्थानांतरित कर दी और उत्तर दिया, धन्यवाद, दुकान खुलने पर मैं लोगों को भोजन कराऊंगा। चैट विंडो बंद करने के बाद लिन मो ने पारिवारिक चैट समूह पर नजर डाली। पारिवारिक चाय समूह हाल ही में शांत था। धनी चचेरा भाई चेनहू अब लाल पैकेट नहीं दे रहा था और कोई भी अधिक पोस्ट नहीं कर रहा था। ये ज्यादातर सिर्फ शामिल होना, एक बार काटना, वोट डालना या कुछ पसंद करना था। हालांकि जब लिन मो ने पारिवारिक चैट विंडो बंद कर दी और सहपाठियों के साथ चैट को लापरवाही से खोला, तो उन्होंने पाया कि आज की बातचीत असामान्य रूप से जीवंत थी। अध्याय 75, हम एक साथ गरीब होने को तैयार थे, तुम छुपकर अमीर क्यों बन गए। 12 अपडेट _1 अनुवादक 54,96,90,339। श्री झुओ को फिर से नई कार मिल गई। अरे क्या वह 3.0 टी मस्टैंग है, इतना ठंडा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमेशा मिस्टर झुओ होता है। ऑन द रोड कीमत लगभग 4 से 500 हजार होनी चाहिए, है ना। इनमें से एक दिन मुझे भाइयों को भी इसे चलाने देना चाहिए, थोड़ा दिखावा करे। कोई बात नहीं, जब तक मेरे भाई गाड़ी चलाना चाहते हैं, बस मेरे पास आ जाओ। हम सभी सहपाठी हैं, कार उधार लेना कौन सी बड़ी बात है। जब आपके पास वास्तविक ताकत होती है तो आप अलग होते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो स्पष्ट रूप से एक निर्माण स्थल पर श्रम कर रहे हैं लेकिन खुद को शेयरधारक कहने पर जोर देते हैं। हाँ, अब यह उबाऊ है। हम सभी सहपाठी हैं, छाया डालने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वह श्रीमान के साथ करोड़ों डॉलर के सौदे पर चर्चा कर रहा हो। झांग अभी झांग ये हुआ, एल्डर लिन ने आपके साथ कितना निवेश किया। आइए इसमें शामिल हो ताकि हम ईर्ष्यालु हो सके। ये कम से कम 3 मिलियन का शुरुआती बिंदु होना चाहिए, है ना। झांग ये हुआ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सहपाठियों। लिन मो को एनिमेशन उद्योग में रुचि नहीं हो सकती है और यदि वह बाद में निवेश न करने का निर्णय लेते हैं तो ये सामान्य होगा। आइए उस पर बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव न डालें। हाथ मिलाते हुए गिप, ये सब उपद्रव और अभी तक निवेश भी नहीं। क्या हम विषय बदल सकते हैं? अन्यथा हम लिन को समूह में बोलने से डरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुझसे बातचीत कैसे हुई। लिन मो को उम्मीद नहीं थी कि पूर्ण छात्र समूह में उनके पिछले संदेश इतना प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा हर किसी ने एक जैसी शुरुआत की और एक जैसा जीवन जिया। थोड़ा बेहतर होना ठीक है, लेकिन करोड़ों रुपए के पूंजी निवेश का दिखावा करना कुछ ज्यादा ही था। इससे दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। ये कहते हुए कि हम एक साथ गरीब रहेंगे, तुम चुपचाप अमीर क्यों बन रहे हो। आपके दुख का मजाक उड़ाना, आपकी सफलता से डरना, यही अधिकांश लोगों की मानसिकता है। इसके अलावा लिन मो पिछले 2 दिनों में समूह में बातचीत करने में बहुत व्यस्त था, जिससे यह विश्वास और बढ़ गया कि वह दिखावा कर रहा था। लिन मो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही से समूह को एक संदेश भेज दिया। झांग ये हुआ, मैंने अपने वर्तमान मामलों को लगभग समाप्त कर लिया है। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मैं कल या परसों आपको ढूंढने के लिए यहाँ आऊंगा। कृपया मुझे जोड़ें और अपना मोबाइल नंबर भेजें, जिससे संपर्क करना अधिक सुविधाजनक होगा। उसके बाद लिन मो ये देखने की जहमत नहीं उठा सकते थे कि वे और क्या कह सकते हैं। उसने अपना फोन बंद कर दिया और गंभीरता से मछली पकड़ने लगा। निस्संदेह उसका मछली पकड़ने का कौशल हमेशा की तरह खराब था। नाव एक बार भी नहीं हिली। विशेष रूप से पिछली बार एक शव को मछली पकड़ने के बाद लिन मो को पानी के नीचे अनदेखे क्षेत्रों के प्रति एक अकथनीय भय महसूस हुआ।
अन्य लोग काटने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उसे हुक डूबने का डर था। यदि यह जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं होता तो लिन मो खुशी से एक हवेली में रहता, एक लग्जरी कार चलाता और अपने जीवन में फिर कभी मछली नहीं पकड़ता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लिन मो ने देखा कि 11 बजे की दिशा में चेन शानहे और उनके अंगरक्षक झील पर पहुंचे और मछली पकड़ने के लिए अपेक्षाकृत शांत जगह ढूंढी। वह लिन मो से बहुत दूर था, जो अपनी स्थिति से केवल एक मोटा चित्र ही देख सकता था। हालांकि लिन मो की करीब आने की कोई योजना नहीं थी। कुछ देर तक दूर से देखने और मछली पकड़ने में पूरी तरह से अरुचि महसूस करने के बाद उसने बस अपनी छड़ी पैक की और जाने का फैसला किया। हालांकि गहरे संपर्क से जानकारी प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी, ये वास्तव में सच था, लेकिन अगर वह जल्दबाजी में एक सेवानिवृत्त बड़े शौक के साथ बार बार संपर्क करता है तो ये जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं था, यह अपने ही अंत की तलाश करने जैसा था। सामान पैक करने और पार्क छोड़ने के बाद लिन मो सीधे पास के हुआवेई स्टोर में गए और 2 अत्याधुनिक फोन, साथ ही एक सामान्य बच्चों की घड़ी खरीदी। ऐसा नहीं था कि लिन मो अपनी बेटी पर पैसा खर्च करने में कंजूस थे, उन्होंने बस यह महसूस किया कि एक बच्चे के लिए बेहतर होगा कि वह ज्यादा दिखावटी न हो। एक फोन घड़ी पर्याप्त थी, जब तक वह कार्यात्मक थी तब तक किसी उच्च स्तरीय घड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी। फोन प्राप्त करने पर लिन मो अनबॉक्स करने और कुछ देर तक उनके साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सका, फिर भी उसे वास्तव में कोई महत्वपूर्ण लाभ महसूस नहीं हुआ। वे उसके पुराने शाओमी की तुलना में बहुत अधिक सुचारू रूप से संचालित हुए। फोन स्टोर छोड़ने के बाद लिन मो को अपने मछली पकड़ने के सामान को रखने के लिए एक जगह मिली, फिर पास के सुपरमार्केट में घूमना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य सरल था, अधिक उपयोगी जानकारी इकट्ठा करना। विशेष रूप से ज्वेलरी स्टोर, बैंक, सिक्योरिटीज क्लब, सुपरमार्केट के सब्जी अनुभाग, ताजा उपज वाले क्षेत्र और लॉटरी की दुकानें, ये स्थान मूल्यवान जानकारी के स्रोत होने की संभावना थी और इस प्रकार लिन मो के ध्यान का केंद्र थे। कोई भी बहुत अधिक पैसा होने के बारे में शिकायत नहीं करेगा और वायदा और अदरक की गोली बेचने के बाद भी 20 मिलियन का फंड होने के कारण उसे राक्षस शहर में शीर्ष स्थान पर नहीं रखा गया। घर खरीदने के बाद उसे अधिक से अधिक मध्यम वर्ग माना जाएगा, अमीर भी नहीं। अगर उसकी नजर एक बेहतर घर पर होती तो उसे बाकी के 20 मिलियन धीरे धीरे चुकाने पड़ते। चुकाना, ये सही है। बैंक का बंधक। राक्षस शहर में जमीन अविश्वसनीय रूप से महंगी थी। 20 मिलियन एक अच्छा घर खरीदने के लिए मुश्किल से काफी थे। शाम तक इधर उधर भटकने के बाद लिन मो ने एक राइड हेलिंग कार ली और अपने मछली पकड़ने के सामान के साथ सीधे नानकियाओ स्टॉल की ओर चला गया। लॉटरी की दुकान ने अभी तक नवीनीकरण शुरू नहीं किया था, लेकिन स्पोर्ट्स लॉटरी केंद्र ने पहले ही टर्मिनल मशीन वितरित कर दी थी। लिन जियाओक्सियाओ दुकान में बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी, जबकि ली जिनवेन सफाई कर रही थी। लिन मो ने धक्का देकर दरवाजा खोला और मजाक करते हुए अंदर चला गया। यो बॉस ली, मैं देख रहा हूँ आप व्यस्त हैं। क्या आपके पास ग्राहक का स्वागत करने का समय है? लिन मो की आवाज सुनने के बाद ली जिनवेन ने सफेद नजर लेकिन चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान के साथ कहा, बस आपको देखकर मैं आपके प्रवेश करने से पहले ही आपकी आत्मसंतुष्टि को महसूस कर सकता था। उसने लिन मो के हाथ में मछली पकड़ने का गियर देखा। तुम आज मछली पकड़ने गए थे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम एक और लाश को फंसा दोगे? हाँ, मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को कंपनी में रखा है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। सच कहूँ तो मैं मछली पकड़ने भी नहीं जाना चाहता था। लिन मो ने कुछ भी नहीं छिपाते हुए सिर हिलाया। लिन जियाओक्सियाओ ने ऊपर देखा और चिल्लाया, पिताजी, मैंने आज भाषण प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर में भाग लिया और मुझे 3रा स्थान मिला। वह तो कमाल है। लिन मो ने मछली पकड़ने का सामान कोने में रख दिया और मुस्कुराते हुए अपनी जेब से बच्चों की घड़ी निकाली और कहा, लिन जियाओक्सियाओ, अनुमान लगाओ कि यह क्या है। दादा, तुम्हारा इनाम यहाँ है। बहुत खूब। जैसे ही उसने घड़ी देखी, लिन जियाओक्सियाओ की आंखें रोशनी से चमक उठी। उसके सभी सहपाठियों के पास बच्चों की घड़ियां थीं और यह कहना कि उसे ईर्ष्या नहीं थी झूठ होगा, लेकिन वह समझदार थी और उसने कभी कोई उपद्रव नहीं किया था। अब जब उसे वह उपहार मिल गया जिसका वह सपना देख रही थी, तो वह खुश कैसे न होती। जैसे ही ली जिनवेन बोलने ही वाले थे, लिन मो ने पलटकर एक अन्य प्रमुख ब्रांड का पैकेजिंग बॉक्स निकाला और अपनी भौहें ऊपर उठाई। ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है बॉसली, आपके पास भी एक उपहार है। मैं करता हूँ। लिन मो के हाथ में फोन बॉक्स देखकर ली जिनवेन ने कहा, ये फोन महंगा होगा, है ना? आप फिर से लापरवाही से खर्च कर रहे हैं। मेरा वर्तमान फोन अभी भी काम करता है। क्या हम इसे वापस कर सकते हैं? हमारी दुकान अभी तक खुली भी नहीं है और हमें पैसे की जरूरत है। ली जिनवेन ने यह बात नापसंदगी से कही, लेकिन उसके हाथ फोन उठाने से खुद को नहीं रोक सके। लिन मो Xiaomi 6 का उपयोग कर रहा था, उसका फोन इससे बेहतर नहीं था। यहाँ तक कि टिकटॉक को ब्राउज करना भी एक संघर्ष था। नया फोन न चाहना झूठ था। इसे वापस करो। बिल्कुल नहीं, मैंने इसे चुनने में पूरी दोपहर बिता दी। इसे कहते हैं जहाँ आवश्यक हो वहाँ मितव्ययी होना और जहाँ आवश्यक हो वहाँ खर्च करना। अब हमारे पास मैचिंग युगल फोन है। लिन मो ने अपना फोन हिलाते हुए कहा, इसके अलावा अब आप बॉस हैं, क्या अभी भी उस पुराने फोन का उपयोग करना उचित है? और इसके अलावा आपका नया फोन हमारे छोटे जियाक्सियाओ के बच्चों की घड़ी से कनेक्ट हो सकता है।
आप किसी भी समय देख सकते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है और जब भी आप उससे संपर्क कर सकते हैं। क्या ये बढ़िया नहीं है? ज़ियाओक्सियाओ, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि माँ को अपना फोन बदल लेना चाहिए? बच्चों की घड़ी खोलने के लिए संघर्ष कर रही लिन ज़ियाओक्सियाओ ने ऊपर भी नहीं देखा और कहा, उसे इसे बदलना चाहिए, बेशक उसे बदलना चाहिए। मैं भी हर दिन माँ से संपर्क करने में सक्षम होना चाहती हूँ। हे, तुम्हें और तुम्हारे पिता को बैडमिंटन में डबल्स खेलना चाहिए। बहुत बढ़िया टीम वर्क। ठीक है, मैं भी पैसा खर्च करूंगा। ली जिनवेन को गुस्सा भी आ रहा था और खुशी भी हो रही थी। उसने अपना पुराना फोन अपनी जेब से निकाला और लिन मो को देते हुए कहा, सिम कार्ड बदलने में मेरी मदद करो, क्या तुम करोगे? मैं इस काम में बहुत अच्छी नहीं हूँ। अवश्य। लिन मो ने सिम कार्ड स्वैप शुरू करने के लिए फोन उठाया, साथ ही हंसते हुए कहा, वैसे पत्नी, आज झील पर बूढ़े आदमी के साथ मछली पकड़ने के दौरान मैंने लापरवाही से झांगी हुआ की एनिमेशन कंपनी का उल्लेख किया। इसके बारे में सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि झांगी हुआ की कंपनी ने वादा किया था और वह चाहती है कि मैं उसके साथ यहाँ जाऊँ ये देखने के लिए कि क्या हमें निवेश करना चाहिए। जवाब देने से पहले ली जिनवेन आश्चर्यचकित रह गए, जिज्ञासा से भरे हुए। आप जिस बुद्धिमान व्यक्ति को जानते हैं वह इतना कैसे समझता है? प्राचीन वस्तुओं से लेकर सब्जियों और अब एनिमेशन तक जो युवाओं में लोकप्रिय है, वही ये सब जानता है। अध्याय 76 रेशियो 51% शेयर, 50 करोड़ का मुनाफा, 13 और अनुवादक 54,96,90,339 आए। अपनी पत्नी का सवाल सुनकर लिन मो ने शांति से उत्तर दिया, अन्यथा वे उसे विशेषज्ञ कैसे कह सकते थे? इस विशेषज्ञ के संबंध में लिन मो के मन में लंबे समय से एक योजना थी। वह अपनी पत्नी को भी धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन ऐसे विशेषज्ञ को तैयार किए बिना कई बातें समझाना मुश्किल होगा। इसे ही वे सफेद झूठ कहते होंगे। मैं उस बूढ़े व्यक्ति का असली नाम भी नहीं जानता, मैं उसे केवल ताई कहकर बुलाता हूँ। जब ताई युवा थे तब वे निवेश बैंकिंग में थे, सभी प्रकार के निवेशों से निपटते थे और वह अभी भी इसमें है। लगभग हर उद्योग में उनका हाथ था और उन्होंने जिस प्रकार के निवेश किए हैं वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। ओह, ली जिनवेन ने आधा आश्वस्त होकर सिर हिलाया, लेकिन फिर भी थोड़ा चिंतित होकर उसने कहा, सवाल यह है कि वह आपके लिए इतना अच्छा क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पोती ने आपको पसंद किया है ना? मैंने उस कथानक को टीवी नाटकों में कई बार देखा है। क्या? लिन मो स्तब्ध थे। उनकी पत्नी के ऐसे विचार पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। उसे यह कुछ हद तक मनोरंजक लगा। लिन मो एक कदम पीछे हटे, अपने हाथ फैलाए और कहा, नहीं पत्नी, मेरी इस खराब छवि को देखो, एक पूरी तरह से हारा हुआ व्यक्ति जो भीड़ में खो जाएगा। क्या एक अमीर और सुंदर लड़की पागल हो जाएगी? मुझे पसंद करो। इसके अलावा मुझे लगता है कि ताई की कोई संतान नहीं है। दरअसल बात सिर्फ इतनी है कि ताई के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। शायद वह ये भी देखता है कि फर्श को साफ रखना मेरे लिए कितना कठिन है। और इसके अलावा पत्नी, ये सिर्फ वह नहीं है, ये बड़ा शॉट जो मेरे लिए अच्छा है। लिन मो ने जानबूझकर विषय बदल दिया, अवधारणा को विक्षेपित करना। ली जिनवेन ने जवाब दिया, फिर और कौन? कैप्टन बाई की माँ की तरह। लिन मो ने लापरवाही से कहा, बुरी महिला ने मुझे कल भी फोन किया था और पूछा था कि क्या मैं सहायक पुलिस अधिकारी बनने को इच्छुक हूँ या नहीं। वेतन अधिक नहीं है लेकिन स्थिर है और एक स्थायी पद का मौका है। अगर मैं चाहूँ तो उसने कहा कि वह अपने बेटे को कुछ काम करने के लिए कह सकती है। ये लिन मो द्वारा निर्मित नहीं था। कल वास्तव में बाई फैंग की मां झांग गुलिन ने उनसे संपर्क किया था, जो लिन मो के लिए अप्रत्याशित था। ठीक है, फिर ली जिनवेन ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत किया और पूछने से पहले सिर हिलाया, लेकिन क्या हमारा सारा पैसा इस समय जिंजर शूट मार्केट में नहीं लगा है? हमारे पास झांग यहुआ के साथ निवेश करने के लिए पैसा कैसे है? मुख्य कारण यह है कि ताई निवेश करना चाहती है। मैं बस अंतर को पाटने और स्थिति के बारे में और अधिक जानने में मदद कर रहा हूँ। लिन मो ने नए सिम कार्ड के साथ फोन ली जिनवेन को दिया। ठीक है, ये तैयार है, इसे चालू करने का प्रयास करें। ये फोन वास्तव में उपयोग में आसान है। ली जिनवेन ने फोन उठाया और फिर पूछा, वैसे पति, क्या आपने ताई को बताया है? मैं उनसे मिलकर उन्हें उचित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस व्यक्ति से मिले बिना ली जिनवेन को कभी भी चैन महसूस नहीं होता था। उसे हमेशा लगता था कि उसका पति पिछले कुछ समय से गुप्त व्यवहार कर रहा है। बेशक मैंने पूछा है, लेकिन ताई स्वभाव से अधिक एकांतप्रिय है। मछली पकड़ने के लिए हमेशा सबसे सुनसान जगहों को चुनती है। वैसे भी मैं उसे कुछ और बार आमंत्रित करूंगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार जब मैं युहांग से वापस आऊंगा तो मैं उससे फिर से पूछूंगा। मत करो, अगर उसे वास्तव में ये सुविधाजनक नहीं लगता है तो आपको उसे थोपना नहीं चाहिए, उसने जवाब दिया। ये ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। लिन मो ने लापरवाही से जवाब दिया, कोने की ओर इशारा करके विषय को तुरंत बदलते हुए पूछा, ये टर्मिनल इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या इसे मंजूरी मिलने में कई दिन नहीं लगने चाहिए थे? ओह, यह इस तरह है। स्पोर्ट्स लॉटरी सेंटर के मैनेजर वांग आज दोपहर आए।
ली जिनवेन ने बताया, उन्होंने हमारा बहुत समर्थन किया है, न केवल समय से पहले टर्मिनल वितरित किए बल्कि यह भी कहा कि वे हमें सेकंड हैंड लॉटरी कैबिनेट और टेबल का एक सेट मुफ्त में दे सकते हैं। हालांकि उनका उपयोग किया जाता है, वे काफी नए हैं, लगभग 70 से 80% नए। मुझे लगता है कि सेकंड हैंड काफी अच्छा है। क्या आप फॉर्मल्डिहाइड के बारे में चिंतित नहीं थे? सेकंड हैंड फर्नीचर में वह समस्या नहीं होगी। ओह, लिन मो को मैनेजर वांग से इतनी मदद की उम्मीद नहीं थी। साथ ही इसने उसे कुछ हद तक चिंतित भी कर दिया। वह पिछले कुछ दिनों में बहुत व्यस्त था और मैनेजर वांग को ये याद दिलाना भूल गया था कि वह उसकी पत्नी को खेल सट्टेबाजी के बारे में न बताए। लेकिन सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि मैनेजर वांग काफी चतुर थे और उन्होंने शायद अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताया था। मैं तुम्हें साफ सफाई करने में मदद करूंगा। लिन मो ने झाड़ू उठाए और अपनी पत्नी को सफाई करने में मदद करने लगे। लगभग 15 मिनट बाद सफाई कमोबेश पूरी हो गई थी और लिन जियाओक्सियाओ ने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया था। तीनों का परिवार घर जाने से पहले पास में ही हॉटपॉट डिनर के लिए बाहर गया। अगले दिन युहांग में युहुआ एनिमेशन स्टूडियो के बैठक कक्ष के अंदर। पुराने सहपाठी, आपका ये दिव्य सिंहासन काफी प्रभावशाली है। मुझे लगता है कि कुछ और पोस्ट प्रोडक्शन के साथ एक बार जब ये प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर लाइव हो जाएगा तो यह निश्चित रूप से हिट होगा। ट्रेलर और झांग यहुआ द्वारा तैयार की गई समग्र कहानी की रूपरेखा देखने के बाद लिन मो ने आहें भरने और तारीफों की एक श्रृंखला जारी की। हो सकता है कि वह पेशेवर न हो, लेकिन वह बता सकता है कि कोई चीज अच्छी तरह से बनी है या नहीं। साथ ही खुफिया तंत्र द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी के कारण वह और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ बात करता था, जैसे कि वह इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। लिन, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? सच कहूँ तो इस परियोजना में हमारे स्टूडियो की कई वर्षों की मेहनत लगी है। मैं इसे खत्म होते नहीं देखना चाहता। झांग यहुआ ने देखा कि समय सही था और उसने कहा, लिन, यदि आप वास्तव में निवेश करने के इच्छुक हैं, तो ये बर्फीले दिन पर कोयला भेजने जैसा होगा। शेयरों के लिए चिंता मत करो। मैंने स्टूडियो में अपने सहकर्मियों से पहले ही चर्चा कर ली है। मैं अपने शेयर छोड़ सकता हूँ और वे अपने वेतन में 50% की कटौती करने को तैयार हैं। इस तरह 3 मिलियन के निवेश के लिए आप स्टूडियो के 60% शेयर प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी इस परियोजना को बीच में ही बंद होते और विफल होते नहीं देखना चाहते। लिन मो बिना एक शब्द कहे चुपचाप सुनते रहे। यह देखने में स्पष्ट था कि न केवल झांग यहुआ बल्कि उसके साथ काम करने वाले स्टूडियो कर्मचारी भी कठिन समय से गुजर रहे थे, थके हुए लग रहे थे। इंटरनेट लेखकों की तरह जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो उनकी आंखें आशा से भर गईं। जाहिर है, ये पहली बार नहीं था जब वे निवेश के लिए आग्रह करने की इस प्रक्रिया से गुजर रहे थे। ये समूह सपने देखने वालों से बना है, जो आज के समाज में एक दुर्लभ प्रजाति है। ये हुआ, अगर मैं वास्तव में ऐसा करता हूँ तो क्या मैं स्थिति का फायदा नहीं उठाऊंगा? लिन मो ने पानी का एक घूंट लिया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, 3 मिलियन का निवेश ठीक है, और जहाँ तक शेयरधारिता पहलू की बात है, मैं सिर्फ 51% लूंगा और आप लोग शेष 9% रख सकते हैं। लिन मो अत्यधिक लालची नहीं था। ऐसा नहीं था कि लिन मो को लगा कि पैसा बहुत ज्यादा है, बल्कि वह तो और भी आगे की ओर देख रहा था। इंटेलिजेंस सिस्टम ने पहले ही स्पष्ट जानकारी दे दी थी कि 51% हिस्सेदारी के उनके निवेश से उन्हें अगले वर्ष के भीतर 50 मिलियन का लाभांश मिलेगा। 3 मिलियन का एक वर्ष में 50 मिलियन में बदलना, यह एक अत्यधिक लाभ है। इसके अलावा उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस लेटना और पैसा कमाना था। इससे भी अधिक गंभीर बात यह थी कि मानव स्वभाव एक भयानक चीज है। इस बात की परवाह किए बिना कि झांग यहुआ और अन्य आप कितना अच्छा बोलते हैं, एक बार जब वे पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, अगर लिन मो बहुत अधिक लेते हैं तो ये बहुत संभव है कि उन्हें रास्ते में अन्य विचार मिल सकते हैं, यहाँ तक कि असहमति के कारण नौकरी भी छोड़ देनी चाहिए। 60% हिस्सेदारी लेना जरूरी नहीं कि बेहतर हो। उदार होना और अभी 9% शेयर छोड़ना न केवल खुफिया जानकारी के साथ संरेखित होता है, बल्कि उसे वर्तमान के साथ आसानी से दिया जाने वाला एहसान भी मिलता है। वास्तव में आश्चर्य और सदमे से झांग यहुआ की रक्तरंजित आंखें भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन मो इतना सीधा होगा, और यहाँ तक कि सक्रिय रूप से अधिक शेयर भी छोड़े। उन्होंने लिन मो को 70% हिस्सेदारी देने की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब लिन मो ने स्वेच्छा से इसे घटाकर 51% कर दिया। लिन मो ने सिर हिलाया, कमरे का निरीक्षण किया और अंत में उसकी नजर झांग यहुआ के चेहरे पर पड़ी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, यहुआ, अगर मैं कहूँ कि मैं पहले मजाक कर रहा था, तो क्या तुम मुझे पीट पीट कर मार डालोगी? हाँ, घूरना बंद करो, जाओ और अनुबंध प्राप्त करो। समूह काफी देर तक स्तब्ध रहा। अचानक झांग यहुआ चिल्लाया, जल्दी जाओ, अनुबंध ले आओ। इसके तुरंत बाद एक स्टाफ सदस्य दस्तावेजों का ढेर लेकर तेजी से आया और उत्साह से कहा, मिस्टर लिन, हमने पहले ही अनुबंध तैयार कर लिया है, कृपया इसकी समीक्षा करें। अगर कोई ऐसी बात है जिसे आप नहीं समझते हैं या जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं, तो मुझसे पूछें और मैं उसे आपको समझा दूंगा। लिन मो ने अनुबंध लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। बैठक कक्ष में बिल्कुल सन्नाटा था। सभी की निगाहें उस पर टिकी थी, उनके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी, मानो वे किसी भी क्षण सपने से जागने से डर रहे हों।
अनुबंध में कुछ भी गलत नहीं था। लिन मो ने तुरंत इसे पढ़ना समाप्त कर दिया। ऊपर देखते हुए वह अपने आसपास के लोगों की तीव्र निगाहों से चौंक गया, फिर जोर से हंसा। दोस्तों, क्या किसी ने मेरे चेहरे पर एक सुंदर महिला का चित्र बनाया है? लिन मो की बातें सुनकर सभी ने अजीब तरह से अपनी निगाहें हटा ली। झांग यीहुआ ने जोर से निगल लिया और जल्दी से पूछा, पुराने सहपाठी, क्या तुम्हें अनुबंध की सामग्री समझाने के लिए मेरी आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं, मैंने इसे देख लिया है और कोई समस्या नहीं है। लिन मो ने अनुबंध के अंतिम पृष्ठ और शेयरधारिता समझौते पर अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। अब आप भी हस्ताक्षर करें और फिर मैं आपको पहली किस्त हस्तांतरित कर दूंगा। जहां तक अन्य प्रक्रियाओं का सवाल है, आप उन्हें संभाल ले। मेरी आईडी और वह सब यही है। अनुबंध के अनुसार 3 मिलियन एकमुश्त भुगतान नहीं था, बल्कि इसे 4 किश्तों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक 750,000। यदि यह एकमुश्त भुगतान होता तो लिन मो के पास अभी इतना पैसा नहीं होता। उनका सारा पैसा वायदा में था। जिंजर शूट मार्केट ने अभी तक उल्लेखनीय वृद्धि शुरू नहीं की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपना पैसा बाहर नहीं निकालेगा। अच्छा। झांग यीहुआ ने भी लाल किनारे वाली आंखों से हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। केवल वही जानता था कि पिछले कुछ महीनों में निवेश सुरक्षित करना कितना कठिन हो गया था, जैसे केवल वह जानता था कि एनीमे डिवाइन एंथ्रोनमेंट का पूरे यीहुआ स्टूडियो के लिए क्या मतलब था। एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने और कंपनी के खाते में तुरंत धनराशि जमा हो जाने के बाद लिन मो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। झांग यीहुआ से हाथ मिलाने के बाद उन्होंने कहा, पुराने सहपाठी, भले ही प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हुई है, मैंने आपको पहले 750,000 पहले ही भेज दिए हैं। आप एनीमे को अच्छा बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मैं पैसे कमाने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। अब जब गंभीर काम पूरा हो गया है तो मुझे राक्षस शहर वापस जाना चाहिए। मैं शेष भुगतान समय पर स्थानांतरित कर दूंगा। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप मुझसे संपर्क करें। अगर मैं मदद कर सकूंगा तो मैं मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लिन, सच में मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं। झांग यीहुआ की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने विनती की, कुछ दिन और रुके, मैं तुम्हें यहाँ के आसपास ठीक से दिखाऊंगा। नहीं, राक्षस शहर में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और मेरी लॉटरी की दुकान खुलने वाली है। मैं इस बार अपने शेड्यूल से समय निकालकर यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो दिव्य सिंहासन की शानदार सफलता के जश्न की पार्टी में होंगे। तब आप मुझे ठीक से दिखा सकेंगे। लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग यीहुआ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सीधे सम्मेलन कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़ गए और चलते हुए कहा, सहयोगियों, आज से हम भागीदार हैं। पैसे के बारे में चिंता मत करो, बस साहपूर्वक इसके लिए जाओ। मुझे तुम पर विश्वास है। बैठक कक्ष में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। धन्यवाद श्रीमान लिन। मिस्टर लिन को धन्यवाद। ये दृश्य देखकर लिन मो को बहुत दुख हुआ। ज्यादा समय नहीं हुआ था, है ना? वह ईंटें ढोने वाले एक मेहनती व्यक्ति से मिस्टर लिन कहलाने लगे। ये सचमुच एक सपने जैसा था। अचानक लिन मो ने कुछ सोचा। हर कोई मुस्कुराओ। उसने एक बिल्कुल नया स्मार्टफोन निकाला और झांग यीहुआ और अन्य सहकर्मियों की उनके भावनात्मक अश्रुपूर्ण भावों के साथ कुछ तस्वीरें ली, फिर लापरवाही से उसे क्लास ग्रुप चैट में डाल दिया। और यह गहरे समुद्र में बम गिराने जैसा था, जिससे तुरंत कक्षा समूह चैट में विस्फोट हो गया। अध्याय 77 जिंजर शूट की वृद्धि। लिन मो एक किंवदंती बन गया। 14 अद्यतन _ अनुवादक 54,96,90,339। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पवित्र बकवास। जेन, क्या तुम सच में हो? आप मजाक कर रहे होंगे, है ना? उन्हें लात मारो, उन्हें बाहर निकालो। जल्दी करो और इस व्यक्ति को बाहर निकालो। यह मुझे मारने से भी अधिक असहनीय है। हाँ, निवेश प्राप्त करने के लिए झांग को बधाई। मैं कामना करता हूँ कि आपका स्टूडियो और बेहतर होता जाए। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड लिन आमतौर पर इतना कम महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उसने अचानक हमें इतना बड़ा आश्चर्य दिया। आपको हमें भोजन कराना होगा। अचानक कक्षा समूह चैट असाधारण रूप से जीवंत हो गई। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे कि अब ग्रुप चैट में बात करने वाले लोग पहले से बिल्कुल अलग थे। जहां तक उन लोगों की बात है जो बोलने में आमतौर पर सबसे अधिक सक्रिय थे, वे इस समय सीधे चुप थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वे व्यस्त थे, समूह संदेश नहीं देखे थे या निष्क्रिय खेल रहे थे। स्लीपी कैट आपको मित्र के रूप में जोड़ने का अनुरोध करती है। स्नोफॉल ब्यूटी आपको मित्र के रूप में जोड़ने का अनुरोध करती है। गर्मियों का प्रेमी तरबूज आपको एक मित्र के रूप में जोड़ने का अनुरोध करता है। कुछ ही समय में वेचेट पर कई फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई दी, जिसमें वह लड़की भी शामिल थी जिसने सोचा था कि यूनिवर्सिटी के दौरान लिन मो को उस पर क्रश था, जिसका सिस्टम की इंटेलिजेंस ने पहले उल्लेख किया था। वह क्या करना चाहती थी?
सिमा झाओ की मंशा हर कोई जानता है। क्या अमीर होने का यही एहसास है? लिन मो ने सभी मित्र अनुरोधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। झांग यीहुआ को एक साधारण अलविदा कहा और उसे विदा करने के झांग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने एनिमेशन स्टूडियो छोड़ दिया, एक राइड शेयर कार बुलाए और तेजी से युहांग पगोडा पर्वत की ओर चले गए। वह निश्चित रूप से आज रात राक्षस शहर वापस जा रहा था, लेकिन लौटने से पहले लिन मो थोड़ा साहसी प्रयोग करना चाहता था। युहांग पैगोडा पर्वत पर कई कब्रिस्तान थे जिनका इतिहास 5 राजवंशों और 10 राज्यों के काल से जुड़ा हुआ है। यह उस समय वू यू राज्य की राजधानी का स्थान था और कब्रिस्तानों में कई ऐतिहासिक कलाकृतियां और प्राचीन कब्रें थीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध वू यू के राजा कियान लुओ का मकबरा था। लिन मो ने यहाँ आते समय इस जानकारी की जांच की थी। उसे ये देखने के लिए ऐसी जगह पर जाना था कि क्या वह इतिहास के बारे में कुछ मूल्यवान जानकारी हासिल कर सकता है। उसे क्या हासिल होगा, लिन मो को इसका कोई अंदाजा नहीं था। ये सिर्फ एक आवेग था, प्रयोग करने की इच्छा। खजूर थे या नहीं, पेड़ पर 3 वार करो। यदि कोई खुफिया जानकारी नहीं होती तो भी वह इसे एक दौरे के रूप में मानते। पैगोडा पर्वत के कब्रिस्तानों में जांच करने के बाद लिन मो ने लियांगजू प्राचीन शहर के खंडहर दर्शनीय क्षेत्र, लिंगिन मंदिर, वेस्ट लेक के पास यूफी के मकबरे जैसे ऐतिहासिक और स्मारक स्थानों का भी दौरा किया और यहाँ तक कि ट्रेन वापस लेने से पहले अलीबाबा जैसे बड़े निगमों का भी दौरा किया राक्षस शहर। इसके बाद के दिनों में लिन मो ने वास्तव में युहांग से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की और रक्षासा शहर में 2 खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को सफलतापूर्वक पाया। उन्होंने उन्हें ये नीलामी घर के मैनेजर सॉन्ग को बेच दिया, जिससे कुल मिलाकर 10 लाख से अधिक की कमाई हुई। यदि ऐसा न होता कि जो 2 प्राचीन वस्तुएं उसे मिली वे इतनी जीर्ण शीर्ण थी, कूड़े की तरह समझी जाती थी और लापरवाही से किसी अज्ञात स्थान पर फेंक दी जाती थी, तो शायद वह और भी अधिक कमाता। हालांकि लिन मो पहले से ही संतुष्ट थे, जिससे इन ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने के उनके विचार की व्यवहार्यता साबित हुई। उसे निश्चित रूप से अधिक बार आने की जरूरत थी। हो सकता है कि किसी दिन उसे योनगल इंसाइक्लोपीडिया की खुफिया जानकारी मिले। इसके अलावा लिन मो ने सैन्य समाचार देखने, F-22 फाइटर जेट, B-2 बॉम्बर और फोर्ड श्रेणी के विमान वाहक जैसी चीजों की बहुत सारी तस्वीरें देखने में कुछ समय बिताया, लेकिन दुख की बात है कि उन्हें इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल नहीं हुई। इसके अलावा लिन मो अगले कुछ दिनों तक बेकार नहीं बैठे। लॉटरी की दुकान के नवीनीकरण की देखरेख करते हुए उन्होंने बुद्धि प्राप्त करने के विभिन्न तरीके खोजने की कोशिश की और वास्तव में उन्होंने कुछ छोटी नई खोजें की। सबसे पहले, किसी व्यक्ति का जीवन काल वास्तव में बढ़ाया जा सकता है। वांग यूकाई के अस्पताल में प्रवेश करने के बाद खुफिया विभाग ने एक बार उल्लेख किया था कि क्योंकि उन्हें इसोफेजियल कैंसर का जल्दी पता चला था और आक्रामक उपचार प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका जीवन काल कई दिनों तक बढ़ गया था। हालांकि जैसा कि लिन मो को पता था, वांग यूकाई हाल ही में काफी परेशान हो गया था। कई वर्षों से उनकी पत्नी अब तलाक लेने पर जोर दे रही थी। उनका बेटा और बेटी अस्पताल में उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे और जिस इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ वह जुड़े थे, उन्हें धोखाधड़ी के आरोप में हिरासत में लिया गया था। एक टूटे हुए परिवार का एक आदर्श मामला, लघु वीडियो की दुनिया में केवल ब्लैक चिकन की किंवदंती को पीछे छोड़ते हुए। दूसरी चीज में एक महिला सहपाठी की कुछ उत्तेजक तस्वीरें शामिल थी जो कुछ दिन पहले लिन मो की खुफिया रिपोर्टों के साथ मिल गई। तस्वीरों को सीधे निर्दिष्ट फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता था और उस समय खुफिया जानकारी इस बात पर थी कि कौन सी खुलासा करने वाली तस्वीर गुप्त रूप से लिन मो को भेजी जाए। ये सहपाठी कोई और नहीं बल्कि वह महिला थी जिसने दावा किया था कि यूनिवर्सिटी के दौरान लिन मो ने उसे पसंद किया था। ये 2 छोटे मामले उस प्रणाली की नई विशेषताएं थी जिन्हें लिन मो ने हाल के दिनों में खोजा था। वे बहुत उपयोगी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिस्टम की खोज में छोटी प्रगति दर्ज की। बेशक पिछले कुछ दिनों में लिन मो के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिजुओ और चुवानयू में बारिश शुरू हो गई थी। जिजुओ की स्थिति सबसे गंभीर थी, न केवल भारी मात्रा में वर्षा के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उस पर शाही राजधानी की सुरक्षा के लिए बाढ़ मुक्ति की जिम्मेदारी थी। अदरक की टहनियों का तो जिक्र ही नहीं, अन्य कृषि उत्पादों की उपज को भी भारी नुकसान हुआ। हालांकि रक्षासा शहर में अभी भी अदरक के कुछ अंकुर आरक्षित थे, लेकिन बाद के उत्पादन मुद्दों के बारे में चिंतित थोक विक्रेताओं ने अदरक के अंकुरों की जमाखोरी करने के इरादे से उनकी कीमत लगातार बढ़ानी शुरू कर दी थी। लेकिन जब उन्होंने अपना स्टॉक एक साथ इकट्ठा किया तब भी यह उतना ही था जितना लिन मो के पास था। अदरक के अंकुरों की थोक कीमत चढ़ती रही और अदरक के अंकुरों की वायदा खुदरा कीमत भी इसी तरह बढ़ी। लिन मो ने अपना स्टॉक 2.9 युआन प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदा था और अब लोग उसकी सारी इन्वेंट्री 8 युआन से अधिक के हिसाब से खरीदने को तैयार थे। कुछ ही दिनों में 2 मिलियन आसानी से दोगुने हो गए। वायदा बाजार भी प्रति यूनिट 5-21 युआन के मूल बिक्री मूल्य से 9.74 युआन तक चला गया, जिससे मुनाफा भी लगभग दोगुना हो गया। यदि लिन मो ने अभी सब कुछ बेच दिया तो उसका लाभ लगभग 8 मिलियन होगा और उसकी कुल संपत्ति लगभग 20 मिलियन तक पहुंच सकती है। वह कितना अतिरंजित आंकड़ा था। ध्यान रखें कि सिर्फ 1 महीने पहले वह एक शारीरिक मजदूर था जो दिन में 10 घंटे से अधिक काम करता था। इतना थक गया था कि वह सीधे खड़ा भी नहीं हो पाता था, मुश्किल से 1000 युआन खर्च कर पाता था।
और जेजोऊ और चुवानयू में मूसलाधार बारिश के दिन से थोक बाजार में प्रथम स्तर के थोक व्यापारी लगभग लगातार लिनमो के निवेश पर चर्चा कर रहे थे। वास्तव में बहुत बुरी पिटाई, मैं पूरे 1 साल तक कड़ी मेहनत करता हूँ और मुश्किल से 10 लाख कमाता हूँ, और यह आदमी कुछ ही दिनों में 2 मिलियन कमा लेता है। रोना बंद करो, क्या तुम करोगे? क्या आपकी स्थिति मुझसे भी बदतर है? वन ने उस बैच को 2.9 युआन प्रति यूनिट के हिसाब से उसे बेच दिया, और अब मैं इसे 5 युआन में वापस खरीदना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे दिन का समय भी नहीं दिया, उसने मेरे संदेशों का उत्तर भी नहीं दिया है। ये लिनमो कौन है? लानत है, उसे यह जानकारी कैसे मिली? मैं, शायद वह अभी भाग्यशाली निकला। कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि चुवानयू और जेजोऊ में इस साल की बारिश इतनी भारी होगी? यहाँ तक कि देश ने भी इसे आते नहीं देखा। उसने ऐसा कैसे किया? सिर्फ अदरक के अंकुर ही नहीं, रहमानिया भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसका परिवहन करना असंभव था। यदि वह वास्तव में इतना दूरदर्शी होता तो वह केवल अदरक की टहनियों से ही क्यों निपटता? भाग्यशाली? क्या आपके व्यापार करने के सारे वर्ष बेकार चले गए? ये सिर्फ भाग्य नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब मैंने खरीदारी शुरू की तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर मुझे पता होता तो मुझे भी स्टॉक कर लेना चाहिए था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, सोमवार की सुबह क्वार्टरबैक का एक समूह, दूरदर्शिता एक विलासिता है। यदि आप सब कुछ जानते तो भी आप हर दिन हमारे साथ नहीं घूम रहे होते। अदरक के अंकुर जमा करने में लिनमो की सफलता ने ली लिंगलिंग और लियू मियाओ, पति पत्नी की जोड़ी को भी बहुत व्यस्त रखा। पूरे दिन अंतहीन फोन कॉल। बड़े भाई, वास्तव में इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लिनमो के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल औसत है, और मुझे नहीं पता कि उसे यह जानकारी कहां से मिली। ऐसा नहीं है। इन 2 दिनों में वास्तव में आपको कोई अदरक का अंकुर नहीं मिलेगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, अगला बैच बहुत जल्द राक्षस शहर में प्रवेश करेगा। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। दिन की अपनी 250वीं कॉल काटने के बाद लियू मियाओ ने गुस्से में अपना फोन मेज पर फेंक दिया और निराश होकर कहा, धिक्कार है। ये सब तुम्हारे चचेरे ससुर का काम है। अदरक की सभी कलियां उसके पास हैं, और हर कोई सोचता है कि मैं ही वो हूँ जिसने उसे उन्हें जमा करने के लिए कहा था। मुझे उनके लिए स्टॉक कहाँ मिलेगा? ली लिंगलिंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिनमो कुछ ही दिनों में उससे अधिक कमा लेगी जितना उन्होंने आधे साल में कमाया था। इतने वर्षों तक सब्जी के थोक व्यवसाय में रहने के कारण उन्हें कभी भी ऐसी बेतुकी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। यदि यह कोई अन्य प्रथम स्तरीय थोक विक्रेता होता जिसने स्टॉक जमा किया होता, तो वह बस उनकी दूरदर्शिता और भाग्य की प्रशंसा करती और सहमत होती कि वे पैसा बनाने के योग्य हैं। लेकिन जिसने इतनी संपत्ति बनाई वह उसका बहनोई लिनमो था, जिसे वह हमेशा नीची दृष्टि से देखती थी। इससे वह बेहद निराश महसूस कर रही थी। ली जिनवेन उनकी चचेरी बहन थी। ये सच है कि वह अपने चचेरे भाई को पीड़ित होते नहीं देख सकती थी, लेकिन ये भी सच है कि वह अपने जीजा को लैंड रोवर चलाते हुए नहीं देख सकती थी। ली लिंगलिंग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था, और अपने दांत भींचने के बाद उसने कहा, पति, हम उसे ढूंढने क्यों नहीं जाते और उससे अदरक की कुछ टहनियां हमारे साथ साझा करने के लिए क्यों नहीं कहते? अगर वह उन्हें मुझे नहीं देगा तो मैं जिनवेन से भीख मांगूंगा, या अगर इससे भी बुरा हुआ तो मैं अपने चाचा को बुलाऊंगा। हाँ, लियू मियाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। उसके साथ इतना समय बिताने के बाद क्या वह अब भी इतनी नासमझ थी? नाराज होकर उन्होंने कहा, क्या आप कृपया अन्य लोगों के साथ मूर्खों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते? अन्य क्षेत्रों से अदरक की टहनियां नहीं आ सकती, कीमतें और अधिक बढ़ेंगी। अब ये कितनी दूर चली गई है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, और अब आप उसे ढूंढना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वह आपको बेच देगा? क्या वह आपका दूध पीकर बड़ा हुआ है? या क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मुझे हाथ में शराब की 2 बोतलें लेकर विलाप करते हुए उसके पास जाना चाहिए? इसका जिक्र तो नहीं, लेकिन जितना अधिक लियू मियाओ इसके बारे में बात करते थे, उन्हें उतना ही गुस्सा आता था। ली लिंगलिंग भी पछतावे से भर गई। लानत है, उसने कुछ दिन पहले लिनमो के साथ अपने रिश्ते क्यों नहीं सुधारे? तब वह अब इतनी निष्क्रिय स्थिति में नहीं होती। ठीक है, चलो इस मामले को वैसे ही छोड़ दे, लियू मियाओ ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। लेकिन अगली बार यह याद रखें, आपका चचेरा भाई निश्चित रूप से इतना सरल नहीं है। कुछ अंदरूनी जानकारी के बिना वह संभवतः अदरक के अंकुर की कीमतों में उछाल की भविष्यवाणी कैसे कर सकते थे? मैंने सोचा था कि वह म्यांमार को बेचने के लिए गोदाम में अदरक के अंकुर जमा कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने हमेशा इस कीमत में वृद्धि की भविष्यवाणी की होगी। लेकिन अधिक से अधिक वह केवल 20 कुछ मिलियन ही कमा पाएगा। एक लियू मियाओ उस रकम के लिए उसे भीख मांगने के लिए नहीं गिरेगा। इस बीच, जैसा कि लियू मियाओ और ली लिंगलिंग ने बेतहाशा अनुमान लगाया था, लिनमो और ली जिनवेन अपने किराए के अपार्टमेंट के लकड़ी के बिस्तर पर बैठे थे, आनंद पूर्वक अपनी हाल की कमाई की गणना कर रहे थे। संख्याओं को खंगाले बिना उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन एक बार जब उन्हें पता चला तो परिणाम ने उन दोनों को स्तब्ध कर दिया और उन्हें खुश कर दिया। अध्याय 78। ली जिनवेन इतनी खुश है कि उसे चक्कर आ रहा है। आपने ये कैसे किया, पति? अद्यतन 15। अनुवादक 54,96,90,339।
अदरक के अंकुरों के अधिग्रहण में कुल 1.74 मिलियन की लागत आई, साथ ही कोल्ड स्टोरेज शुल्क और पिछले कुछ दिनों की बर्बादी जो 30,000 युआन तक पहुंचती है। तो हमारी कुल लागत 1.77 मिलियन आती है। ली जिनवेन बिस्तर पर बैठे उत्साह से कैलकुलेटर पर संख्याओं का एक क्रम दबाया और फिर ऊपर देखते हुए पूछा, प्रिय, तुमने उन्हें आज कितने में बेचा? लिन मो के होंठ थोड़ा ऊपर उठे और गर्व से बोले, 8 युआन 32 फेन। ये सही है। लिन मो के सभी अदरक के अंकुर पहले से ही निजी तौर पर थोक में बेचे गए थे। जो लोग खरीदारी के लिए बातचीत करने आए थे वे थोक बाजार के थोक विक्रेता और व्यापारी नहीं थे, बल्कि उत्तरी शहर जिले के थोक बाजार के बड़े मालिक थे। उनके द्वारा दी जाने वाली कीमतें, जो सीधे रक्षासा शहर के प्रमुख सुपरमार्केट से संबंधित थी, वास्तव में काफी अच्छी थी, मौजूदा बाजार मूल्य से कहीं अधिक। यदि वे इंटेलिजेंस सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार चलते कि अदरक के अंकुरों की अधिकतम थोक कीमत 9.25 युआन तक पहुंच सकती है, तो वे इंतजार कर सकते थे और निश्चित रूप से अधिक पैसा कमा सकते थे, जो निर्विवाद था। लेकिन मुख्य मुद्दा ये था कि अगर वे उच्चतम कीमत पर बेचने के लिए 2 दिन और इंतजार करते, तो लिन मो को समय बर्बाद करते हुए फिर से बाजार में भागना पड़ता। और सच तो यह है कि वह इससे अधिक कुछ नहीं कमा पाएगा। इसके अलावा उनके मुनाफे का बड़ा हिस्सा अदरक की टहनियों के भविष्य के बाजार में था। एक छोटे से अतिरिक्त लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इंटेलिजेंस सिस्टम की खोज में समय व्यतीत करना अधिक सार्थक था। पैसा कमाने के लिए बस एक अच्छी बुद्धि का टुकड़ा और हाथ में मौजूद धन आसानी से दोगुना हो सकता है। यही वास्तव में निवेश प्रयास की गारंटी देता है। 8.32 गुना 300 टन यानी 600,000 जिन 4.99 मिलियन के बराबर है। ली जिनवेन ने अविश्वास से कैलकुलेटर पर संख्या को देखा। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर संदेह हुआ और जल्दी से दोबारा गणना की, फिर भी संख्या वही रही। अजीब, ली जिनवेन अवाक रह गए। कुछ ही दिनों में उनकी बचत 2 मिलियन से कम से बढ़कर 5 मिलियन हो गई। ये नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट में एक मुश्त घर खरीदने के लिए पर्याप्त है। मैंने गलत आकलन नहीं किया क्या? मैंने 5 मिलियन। पति, आप अद्भुत हैं। हमने अपना भाग्य बना लिया है। अब हमारा अपना घर हो सकता है। ली जिनवेन ने बोलना शुरू किया। उनकी आंखें नम हो गईं और अनायास ही आंसू बहने लगे। लंबे समय से चली आ रही इच्छा के आखिरकार सच होने की भावना ने उसे अवास्तविक महसूस कराया, जैसे वह सपना देख रही हो। दूसरी ओर लिन मो अधिक शांत थे, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने 5 मिलियन नहीं बल्कि 25 मिलियन कमाए हैं और बस एक और वर्ष में उसे एनीमे स्टूडियो के लाभांश से अतिरिक्त 50 मिलियन प्राप्त होंगे। उसे यह पता नहीं था कि लिन मो के लिए पैसा अब कोई मुद्दा नहीं था। वह एक ऐसे कुली से बदल गया था जो केवल आधे महीने पहले 10,000 युआन से थोड़ा अधिक कमाने के बाद सो नहीं पाने के कारण इतना उत्साहित था कि अब वह एक अमीर आदमी बन गया है जिसके पास करोड़ों नकदी है। इसके अलावा लिन मो को समझ में आ गया था कि जब तक उसके पास खुफिया तंत्र है और जब तक उसकी महत्वाकांक्षा है, भविष्य में उसकी संपत्ति एक भयावह आंकड़े तक पहुंच जाएगी। हाँ, मूर्ख पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी और प्रशंसा करो, क्या तुम्हारा पति अद्भुत नहीं है? ओह, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। ली जिनवेन और जोर से रोने से खुद को नहीं रोक सकी, फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। लिन मो ने धीरे से ली जिनवेन को गले लगाया, उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए अपने अंगूठे का इस्तेमाल किया और मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। हे, हमारे अच्छे दिन अभी शुरू हुए हैं। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश महिला बनाऊंगा। मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। ली जिनवेन ने लिन मो को कसकर गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, पति, मैं हमेशा से जानती हूँ कि आप सबसे अच्छे हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि मेरा पति उतना अच्छा नहीं है। मेरा पति उन सभी पतियों से बेहतर है। कई वर्षों की सारी शिकायतें उस क्षण में दूर हो गईं और पीछे कोई निशान नहीं बचा। भविष्य में नए साल की घर यात्रा के दौरान भी वह दृढ़ता से बात कर सकती थी। कम से कम अब उन रिश्तेदारों के ठंडे उपहास को सहन नहीं करेगी। मैंने वास्तव में उन चीजों की कभी परवाह नहीं की। लिन मो ने धीरे से ली जिनवेन की पीठ पर हाथ फेरा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना है। मैं पैसा कमाने का सबसे बड़ा कारण आपको और जियाक्सियाओ को एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ, ताकि हमारे माता पिता अपने बुढ़ापे का आनंद उठा सके। एक विलासिता की तलाश मत करो, लेकिन कम से कम जो दूसरों के पास है वह हमारे पास भी होना चाहिए। रोना बंद करो। इसके बजाय चलो अंजुके खोले और देखें कि क्या कोई घर है जो तुम्हें पसंद है। आधे जीवन तक किराए पर रहने के बाद सच कहूँ तो मैं अपना खुद का घर पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। घर, एक 30 वर्षीय व्यक्ति के लिए ये शब्द बहुत अधिक वजन रखता है। ऐसा कहा जाता है कि घर वही होता है जहाँ पत्नी और बच्चे होते हैं, लेकिन किराए को केवल निवास स्थान माना जा सकता है, क्योंकि आखिरकार यदि मकान मालिक एक दिन परेशान हो जाता है तो आपको उठकर जाना होगा। जरूर, आइए एक साथ देखें। ली जिनवेन ने थोड़ा सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और रियल एस्टेट वेबसाइट ब्राउज करना शुरू कर दिया। उसका पसंदीदा फोल्डर वास्तव में काफी संपत्ति सूची से भरा हुआ था। इन्हें देखना पहले कोई जगह खरीदने के लिए नहीं था, बल्कि केवल आशा की जमा राशि थी।
लेकिन आज इस समय ली जिनवेन आखिरकार इन लिस्टिंग को एक उपभोक्ता की आलोचनात्मक नजर से देख सकते हैं। लिन मो ने फोन स्क्रीन पर एक सूची की ओर इशारा किया और कहा, पत्नी, ये घर अच्छा है ना? यह ज़्याक्सियाओ के स्कूल के नजदीक है और यह 4 बेडरूम 145 वर्ग मीटर है। यहाँ तक कि अगर पिताजी और माँ इसमें चले जाते हैं तो ये पर्याप्त होगा। ली जिनवेन को भी यह घर पसंद आया, लेकिन कीमत पर नजर डालने के बाद उन्होंने कहा, पति, ये घर 8 मिलियन से अधिक का है, ये बहुत महंगा है। मुझे लगता है कि ये 2 बेडरूम बहुत अच्छा है, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन हम इसे केवल 4 मिलियन से अधिक में खरीद सकते हैं। आपको भविष्य में उस बड़े सज्जन के साथ फिर से निवेश करना पड़ सकता है ना? आपके पास हमेशा कुछ नकदी होनी चाहिए। यह है। लिन मो ली जिनवेन को एक ही बार में बड़ा घर लेने के लिए मनाने वाले थे, लेकिन उसी समय उनका फोन बजने लगा। लिन मो ने कॉलर आईडी पर नजर डाली, यह उसका ससुर था। मेरे पिताजी। ली जिनवेन ने लिन मो पर नजर डाली, फोन उठाया और पूछा, हेलो पिताजी, क्या हो रहा है? आपके पास टिकट है कल सुबह 8 बजे के लिए। आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? फोन किया हवाई अड्डा। ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह ले आऊंगा। जियाओ ठीक है, बस उसे कल पहले स्कूल भेजो। सड़क पर ध्यान रखना। आपको कोई स्थानीय विशेषता लाने की जरूरत नहीं है, मुझे खुशी है कि आप लोग आ सकते हैं। ली जिनवेन ने अपने पिता से कुछ देर बात की और शायद इसलिए कि उन्हें सामान पैक करना था, कॉल जल्दी खत्म हो गई। फोन रखने के बाद ली जिनवेन ने लिन मो से कहा, पति, मेरे पिताजी और माँ कल सुबह 8:1 बजे होनकियाओ हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, उन्हें लेने की जरूरत है। अपने माता पिता से पूछे कि वे कब खाली हों ताकि कोई भी उन्हें लेने जा सके। लिन मो ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, मैं पूछने के लिए पिताजी को फोन करूंगा। एक परिवार के दृष्टिकोण से उसके ससुर का राक्षसा शहर में आना एक बड़ी बात थी। लिन मो को ये सुनिश्चित करना था कि सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, आप पहले पिताजी और माँ से पता कर ले कि वे कब उपलब्ध हैं। फिर हम विस्तृत व्यवस्था करेंगे। ओह, मुझे लिंगलिंग को भी फोन करना चाहिए, उन्हें कल एक साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करना चाहिए। पिताजी उसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। लिन मो के साथ इसे सुझाने के बाद ली जिनवेन ने अपने फोन पर ली लिंगलिंग का वीचैट पाया और डायल किया। लिन मो ने अपने पिता को वीचैट वीडियो कॉल भी किया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हुई और लिन चांगशुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यो बेटे, तुम सच में जानते हो कि कब कॉल करना है? मैं बस तुम्हें फोन करने ही वाला था। वीडियो के बैकग्राउंड से पता चलता है कि परिवार डिनर कर रहा था। लिन सीयू एक सुंदर और आकर्षक युवक के पास बैठी थी। क्या आप लोग? लिन मो ने उत्सुकता से पूछा, वह सीयू के पास कौन बैठा है? जू किन ने फोन उठाया और कहा, बेटा, क्या तुमने खाना खाया? यह तुम्हारी बहन की सहकर्मी है। उन्होंने आज आपकी बहन को घर जाने के लिए बुलाया, इसलिए मैंने उन्हें रात के खाने के लिए रुकने के लिए कहा। एक सहकर्मी। लिन मो ने कुछ हद तक संयमित युवक की ओर देखा और फिर उसके बगल में बैठी अपनी बहन की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से तैयार थी। इसे खुफिया तंत्र द्वारा पहले प्रदान की गई जानकारी के साथ जोड़कर वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह वह पुरुष सहकर्मी था जो अपनी बहन का पीछा कर रहा था, जिसका उल्लेख खुफिया तंत्र ने किया था। वह युवक दिखने में काफी तेज था, कम से कम पहली धारणा काफी सकारात्मक थी। उसकी बहन भी बड़ी हो गई थी, उसकी शादी करने का समय आ गया है। पहले से ही किसी को घर ले आए। इतने बड़े घटनाक्रम के बारे में किसी ने मुझे कैसे नहीं बताया? लिन मो ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, पिताजी, माँ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना सुनिश्चित करे। कौन जानता है, वो भविष्य में हमारे दरवाजे पर एक विशिष्ट अतिथि हो सकता है। एक दामाद वास्तव में एक विशिष्ट अतिथि होगा। लिन मो की बातें सुनकर लिन सीयू का चेहरा स्पष्ट रूप से लाल हो गया। अरे भाई, क्या आप बकवास नहीं कर सकते? कृपया, हम सिर्फ सहकर्मी हैं। उसके बगल वाला युवक भी निश्चित नहीं था कि क्या कहे। उसने अजीब तरीके से अभिवादन करते हुए कहा, भाई नमस्ते, मेरा नाम झांग ली है, मैं आपकी बहन का सहकर्मी हूँ। हेलो, नमस्ते। औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करें। मेरे माता पिता बहुत सहज हैं। लिन मो ने मुस्कुराते हुए झांग ली का स्वागत किया। लिन चांगशुई ने फिर फोन वापस छीन लिया। क्या बात है बेटा, अचानक कॉल क्यों? जैसे ही लिन चांगशुई वीडियो में फिर से दिखाई दिए, लिन मो ने इधर उधर की बातें नहीं की, वह सीधे मुद्दे पर आए। पिताजी, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, जिनवेन के माता पिता ने अभी फोन किया था और कहा था कि वे कल सुबह राक्षसा शहर पहुंचेंगे। तो तैयार हो जाओ, कल सुबह जिनवेन और मैं तुम्हें लेने आएंगे और फिर हम सब एक साथ दोपहर का भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा, चूंकि आपकी मजदूरी हाथ में आ गई है, मैं एक घर खरीदने की योजना बना रहा हूँ। यहाँ आसपास के स्थानों की तलाश करें और बस वहीं चले जाएं, दूसरे घर का किराया रद्द कर दें। अध्याय 79, पारिवारिक पुनर्मिलन। एक इच्छा पूरी हुई। 16 और अपडेट। अनुवादक 54,96,90,339। कल सुबह लवकाई समूह से बाहर निकलने के ठीक बाद लिन चांगशुई ने लिन मो को फोन करके बताया था कि लवकाई समूह का, उनके श्रमिकों के समूह का जो पैसा बकाया था, वह पूरी तरह से उनके खातों में जमा कर दिया गया है।
यहाँ तक कि लवकाई समूह के अध्यक्ष ने भी उन्हें विशेष रूप से चाय के लिए अपने कार्यालय में आमंत्रित किया था। मामला पूरी तरह से सुलझ गया था और उन्होंने लिन मो को चिंता न करने के लिए कहा। हालांकि लिन मो को ये थोड़ा अजीब लगा, चेयरमैन के कद का व्यक्ति अपने पिता जैसे साधारण निर्माण श्रमिक को चाय के लिए क्यों आमंत्रित करेगा। इसके बारे में सोचने पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लिन चांगशुई के अनुसार जब वह कल भुगतान मांगने के लिए लवकाई ग्रुप बिल्डिंग में गए तो उनकी मुलाकात सिक्स फैन गेट से कंपनी में निरीक्षण कर रही एक टीम से हुई। जब उन्होंने उसे अपने पैसे लेने के लिए आते देखा तो लवकाई समूह के प्रभारी व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक उन्हें सम्मेलन कक्ष में आमंत्रित किया और कुछ ही समय बाद उन्होंने एक पैसा चुका दिया। अपने पिता का वर्णन सुनकर लिन मो असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके और उन्होंने लिन चांगशुई को थोड़ा डांटा भी। पैसे मांगने के लिए किसी और के कॉर्पोरेट भवन में क्यों भागे? इससे आसानी से परेशानी हो सकती थी। हालांकि चूंकि पैसा इकट्ठा हो चुका था और मामला बिना किसी घटना के सुलझ गया था, लिन मो ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जिन वेन के माता पिता आ रहे हैं। बढ़िया, हम कल आएंगे। आपको हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अकेले टैक्सी ले सकते हैं। आप ससुराल वालों की अच्छी देखभाल करते हैं। लिन चांगशुई ने ये खबर सुनकर खुशी से कहा कि ली जिनवेन के माता पिता रक्षासा शहर आ रहे थे और उन्होंने याद दिलाया, कुछ दिन पहले मैंने आपको जो बताया था उसे मत भूलना। विवरणों पर ध्यान दें और ससुर को आलोचना करने का कोई कारण न दें। यह कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वैसे भी यह ज्यादा दूर नहीं है। लिन मो अपने माता पिता की उपेक्षा नहीं करना चाहता था। ली जिनवेन ने यह भी कहा, हाँ पिताजी, माँ बस घर पर प्रतीक्षा करे, मैं कल सुबह सबसे पहले तुम्हें लेने आऊंगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जिनवेन, टैक्सी लेना हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है। तुम दोनों को कल ससुराल वालों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। हाँ, इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, टैक्सी लेना हमारे लिए कहीं अधिक सुविधाजनक है। लिन चांगशुई और जू किन दोनों ने आवाज लगाई। इस समय लिन सियू के पास बैठा युवक अपने फोन के कैमरे की ओर देखते हुए स्वेच्छा से बोला, भैया भाभी, मैं कल काम से छुट्टी पर हूँ और मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं अंकल और आंटी को ड्राइव कर लूं तो कैसा रहेगा? इस तरह आपको यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि लिन चांगशुई ने तुरंत मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आखिरकार आपके पास एक दिन की छुट्टी है, हम आपको अपने परिवार के मामलों के लिए भागदौड़ करने में कैसे परेशान कर सकते हैं। हालांकि लिन मो ने सोचा कि वो युवक काफी मददगार था। उसने जल्दी से अपने पिता को टोकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी बहुत दयालुता है। ठीक है, फिर हम सब कल एक साथ दोपहर का भोजन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप अपने रास्ते से हट जाएंगे। लिन सियू एक छोटी बहन की तरह थी जिसे लिन मो ने बड़े होते देखा था। ये स्पष्ट था कि लिन सियू को भी यह युवक पसंद आया होगा, अन्यथा अपने व्यक्तित्व के कारण वह उसे अपने घर चलाने की अनुमति नहीं देती। चूंकि यह मामला था उसके भाई के रूप में, लिन मो उन्हें एक साथ लाने में मदद करने से बहुत खुश थी। बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं। युवक ने शर्मीली मुस्कान और हाथ हिलाते हुए कहा, सियू ने मुझे काम में काफी मदद की है और यह मेरे लिए बस एक छोटी सी ड्राइव है। बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में परेशान नहीं कर रहा हूँ। लिन सियू ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाकर अपनी सामान्य चंचलता के बिना मना नहीं किया। निश्चित रूप से सबसे विद्रोही और जिद्दी महिला भी उस आदमी के सामने एक विनम्र बिल्ली का बच्चा बन जाएगी जिसे वह पसंद करती थी। जू किन के साथ एक नजर का आदान प्रदान करने के बाद लिन चांगशुई ने लिन मो के संकेत को पकड़ लिया और कुछ और नहीं जोड़ा। ठीक है पिताजी, तो ये तय हो गया, जब तुम कल आओगे तो मेरे पास तुम्हारे साथ साझा करने के लिए एक आश्चर्य है। मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बस कल जल्दी आना, याद रखें। लिन मो ने निष्कर्ष निकाला। लिन मो जिस आश्चर्य की बात कर रहे थे वह स्वाभाविक रूप से ये तथ्य था कि ली जिनविन के गर्भवती होने की पुष्टि की गई थी। एक बार जब उसने ये खबर अपने माता पिता के साथ साझा की तो वे निस्संदेह कई साल छोटे महसूस करेंगे। हालांकि उन्होंने लिन मो पर कभी दबाव नहीं डाला था, फिर भी उसे कैसे पता नहीं चला कि वे चाहते थे कि उसका एक और बच्चा हो, और अधिमानतः एक और लड़का। लिन मो ने कल पारिवारिक समारोह में इस खबर की घोषणा करने का फैसला किया था। तब तक उसके माता पिता और उसके ससुराल वाले दोनों निश्चित रूप से कान तक मुस्कुरा रहे होंगे। लिन मो द्वारा वीचैट वीडियो कॉल समाप्त करने के तुरंत बाद ली जिनवेन ने भी फोन रख दिया। ये कैसे हुआ? क्या हमारा चचेरा भाई कल आजाद होगा? लिन मो ने पूछा। मम्मा, उसने कहा कि उसके पास समय है। उन्होंने हमारे माता पिता को अपने साथ लेने के लिए हवाई अड्डे तक जाने की भी पेशकश की। ली जिनवेन ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उनका पूरा व्यवहार हाल की आनंदमय घटनाओं से ताजा दिख रहा था। उसने फिर पूछा, पिताजी ने उन्हें लेने के बारे में क्या कहा? अगर वह है तो मुझे अपने माता पिता को लेने जाने के लिए जल्दी उठना होगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि अब हमें उन्हें खुद नहीं उठाना पड़ेगा। ली जिनवेन को समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब है। तुम्हें कल पता चल जाएगा। अरे तुम मुझसे रहस्य छिपा रहे हो।
चलो एक होटल ढूंढे। लिन मो ने हंसते हुए फिर डियानपिंग पर एक उपयुक्त रेस्तरां की खोज शुरू करने के लिए अपना फोन निकाला। प्रिय, मुझे याद है कि पिताजी को पीना पसंद है और माँ को समुद्री भोजन पसंद है। हम कल किन जेन सी फूड फार्म हाउस फन में जाएंगे तो कैसा रहेगा? क्वीन जेन सी फूड फार्म हाउस फन नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत प्रसिद्ध सी फूड रेस्तरां था। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, पेट भरने के लिए प्रति व्यक्ति कुछ 100 की आवश्यकता होती है, लेकिन ताजी सामग्री और अच्छे वातावरण के कारण इसने बाजी मार ली। बहुत फैंसी नहीं, लेकिन जर्जा भी नहीं। उसके माता पिता एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और दूसरे एक सेवानिवृत्त हाई स्कूल शिक्षक थे। लिन मो ने उन्हें सीधे उन महंगे स्टार रेटेड होटलों में ले जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे उन्हें अनावश्यक खर्च के लिए फटकार मिल सकती थी। किन जेनेवा जगह बहुत महंगी है। अगर हम कोई दूसरी जगह चुन ले तो कैसा रहेगा? अब हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमें इसे थोड़ा दिखावा करने की जरूरत है ना? अन्यथा माँ और पिताजी सोचेंगे कि हम अभी भी गरीब हैं और हमारे बारे में चिंता करते रहेंगे। अगर डांट पड़ने का डर न होता तो मैं वास्तव में सीधे उन महंगे स्टार रेटेड होटलों में जाना चाहता। हम आपकी बात में दम है। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करते हैं। मुझे लगता है कि माँ और पिताजी इस बार जब राक्षस शहर का दौरा करेंगे तो ये देखकर वास्तव में खुश होंगे कि हम कितने बदल गए हैं। वे निश्चित रूप से होंगे। रेस्तरां का निर्णय लेने के बाद उत्साहित जोड़े ने एक दूसरे को शुभरात्रि कहने से पहले काफी देर तक बातचीत की और सोने के लिए लाइटें बंद कर दी। अगले दिन ये सुनकर कि दादा दादी के दोनों समूह उत्तरी शहर जिले में आ रहे हैं, लिन जियाओक्सियाओ ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया और उस दिन छुट्टी लेने पर जोर दिया। भले ही ली जिनवेन ने बार बार उससे कहा कि वह जल्द ही अपने दादा दादी के साथ रहेगी और उसके अन्य दादा दादी अक्सर आते रहेंगे, फिर भी लिन जियाओक्सियाओ स्कूल नहीं जाना चाहता था। उसने न केवल जाने से इनकार कर दिया, बल्कि नखरे दिखाने लगी और रोने भी लगी। अंत में ली जिनवेन के सख्त अनुशासन के बाद उसकी आंखें काफी हद तक साफ हो गईं। हालांकि ली जिनवेन ने उससे वादा किया था कि अगर दोपहर में कोई महत्वपूर्ण कक्षा नहीं होगी तो वह अपवाद के रूप में आधे दिन की छुट्टी ले सकती है। इस बीच पूर्वी नए जिले में हीरो गांव सुबह होने से पहले लिन चांगशुई, जूकिन और लिन सियू पहले से ही उठ गए थे और इधर उधर भाग रहे थे। उनके पास बहुत सारे उपहार तैयार थे। लिन चांगशुई ने अभी अभी कमाए गए अपने सभी 10,000 युआन लिन मो को देने की योजना बनाई, ताकि घर खरीदने के बाद उन्हें थोड़ी और राहत मिल सके। वह अपने ससुराल वालों को देने की इच्छा से एक दोस्त से घर में बनी पीली शराब के 2 जार लेने के लिए अपने रास्ते से हट गया। आखिरकार यह उनका लिन परिवार ही था जिसने शादी की थी। लिन चांगशुई को हमेशा ली जिनवेन के माता पिता के प्रति थोड़ा दोषी महसूस होता था। जूकिन ने कुछ दैनिक आवश्यकताओं के साथ साथ लिन जियाओक्सियाओ के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे थे। यहाँ तक कि लिन सियू, जो आमतौर पर तनख्वाह से तनख्वाह तक गुजारा करती थी, ने एक रात पहले अपने बॉस से 3 महीने के वेतन पर अग्रिम राशि मांगी। फिर ली जिनवेन को लिन मो के लिए एक हार और पीठ की मालिश करने वाला उपकरण खरीदने के लिए मॉल में गई। हालांकि परिवार का पुनर्मिलन कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन दशकों हो गए थे जब 2 पीढ़ियां रक्षासा शहर में आई थी और अंततः एक घर खरीद रही थी। उन्हें निश्चित रूप से कुछ उपहारों के साथ जश्न मनाने की जरूरत थी। जब उन सभी ने अपने उपहार तैयार कर लिए तो झांग ली एक बिजनेस वैन चलाकर पहुंचे। झांग ली ने कुछ संकोच से कहा, अंकल आंटी, सड़क पर ट्रैफिक थोड़ा भारी था, मुझे आशा है कि मुझे देर नहीं होगी। एक कहावत है कि एक सास अपने दामाद को जितना अधिक देखती है उतनी ही अधिक उसकी प्रिय हो जाती है। जब से जूकिन को पता चला कि झांग ली शायद उसकी बेटी के साथ डेटिंग कर रही है, उसने जितना अधिक उस युवक को देखा उतना ही वह उसे पसंद करने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल देर नहीं हुई, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता रसोई में रख दिया है, मैं जाकर ले आती हूँ। लिन सियू ने शर्म से कहा, आह माँ, वह भूखा नहीं है और सुबह के 10 बज चुके हैं। तुम्हें कैसे पता कि वह भूखा नहीं है? जूकिन ने अपनी बेटी पर एक नजर डाली। वह बिल्कुल भूखा नहीं है, विश्वास मत करो कि मैं उससे पूछूंगा। लिन सियू ने जल्दी से चीजें उठाई और झांग ली से कहा, चलो इन्हें कार तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। आंटी, मैंने पहले ही खा लिया है, मुझे सच में भूख नहीं है। आह, तुरंत, निश्चित बात। झांग ली ने बार बार सिर हिलाया, परिश्रम से चीजों को आगे पीछे किया। लिन सियू ने उसका पीछा किया। यह देखकर जूकिन ने लिन चांगशुई को अपनी कोहनी से धक्का दिया और पूछा, बुरे लिन, आप इस युवा के बारे में क्या सोचते हैं? लिन चांगशुई ने गौर से देखा और गंभीरता से विश्लेषण करते हुए सिर हिलाया। हम युवक काफी मेहनती है, लेकिन अपने कार्यों से थोड़ा मंदबुद्धि, थोड़ा आवेगी लगता है। तुम्हें बात करनी चाहिए। जब तुम मेरा हाथ मांगने मेरे घर आए तो तुम उससे बेहतर नहीं थे। वह बस घबराया हुआ है। जूकिन ने अपने होंठ भींचे और फुसफुसाया, मुझे लगता है कि युवक बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से आपसे अधिक तेज। सियू अभी भी जवान नहीं हो रही है, उसके लिए एक साथी ढूंढने का समय आ गया है। एक बार जब सियू की शादी हो गई और हमारे बेटे ने घर खरीद लिया तो हम दोनों बुरे लोग अंततः आराम कर सकते हैं। हाँ, अच्छे जीवन का आनंद लेने की अब हमारी बारी है। जीवन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। और लिन, जब आप हमारे बेटे और जिन वेन के घर खरीदने के बाद दूसरे बच्चे के बारे में बात करेंगे तो आप उससे कब बात करेंगे?
हम इसकी देखभाल में मदद करेंगे। ये निर्णय लेना मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, यह इस पर निर्भर करता है कि हमारा बेटा चाहता है या नहीं। हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। घर खरीदना एक बात है, लेकिन बाद में संपत्ति शुल्क, उपयोगिता बिल, दैनिक खर्च और ज्याक्सियाओं की ट्यूशन का भुगतान करना पड़ता है। इन सब में पैसा खर्च होता है। हम और लिन एक बार जब हमारा बेटा और बेटी बस जाएंगे तो क्या हम अपने गृहनगर वापस चले जाएंगे? अचानक मैं काफी थका हुआ महसूस करता हूँ। आइए 2 साल और इंतजार करें। मैं अभी भी अगले 2 साल काम कर सकता हूँ और अपने बच्चों के दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता हूँ। एक बार जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो हम पूरी तरह से आराम करने के लिए ग्रामीण इलाकों में लौट आएंगे। उस पल में लिन सियो ने कहा, पिताजी, माँ, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चले, भाई पहले से ही हमें जल्दी करने के लिए बुला रहा है। अध्याय 80, माता पिता के लिए तैयार किया गया विलासितापूर्ण उपहार। 17वां अपडेट। अनुवादक 54,96,90,339। वे यहाँ हैं। अपने भाई से कहो कि वह हमें जल्दी करना बंद करे, भलाई के लिए हम बड़े हो गए हैं, फिर भी इतने घबराए हुए हैं। लिन चांगशुई ने जल्दी से जवाब दिया और उस महिला की ओर देखा जो जीवन भर उसके साथ रही थी, और सोचने लगी, पत्नी, एक बार जब हम सियू से शादी कर लेंगे तो हमारा मिशन आखिरकार पूरा हो जाएगा। दशक बीत गए और हम भी बूढ़े हो गए, लेकिन मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो आप कैसे दिखते थे। उन्होंने सोचा, ओह, इसे रोके, अब इसके बारे में क्यों बात करें। चलो चले, ससुराल वालों को उत्सुकता से इंतजार न कराएं, ऐसा अक्सर नहीं होता है कि वे मिलने आए, जूकिन ने जवाब दिया। उसके एक बार जेट काले बाल अब कठोर सर्दियों की पहली बर्फ या शरद ऋतु की पहली ठंड से मिलते जुलते थे। चांदी के धागों का मिश्रण, आधे छिपे हुए आधे खुले। दंपति ने एक दूसरे की मदद करके दरवाजे से बाहर निकले और अपनी बेटी के इशारे से आग्रह करते हुए काली एमपीवी में चढ़ गए। क्लिक करें। उस पल एक गगनभेदी अजगर आकाश में घूमता रहा और गगनभेदी गर्जना के साथ भारी बादलों को भेदता रहा। हवा नम हो गई, आकाश तेजी से अशुभ होता जा रहा था, किसी भी क्षण भारी बारिश आसन लग रही थी। रक्षासा शहर में किन जेन सीफूड फार्म हाउस फन में निजी कमरे के अंदर ली जिनवेन के माता पिता लिन जियाओक्सियाओ और उनके चचेरे भाई ली लिंगलिंग और बहनोई लियू मियाओ के साथ गर्मजोशी से बातचीत कर रहे थे। लिन मो और ली जिनवेन सबसे आगे बर्तन उठा रहे थे। अधिकांश सीफूड रेस्तरां की तरह इस फार्म हाउस में व्यंजनों के विभिन्न मॉडल प्रदर्शित करने के लिए एक क्षेत्र था, साथ ही उनके बगल में छड़ियों से भरी बांस की नलियां भी थी। यदि कोई ऐसा व्यंजन है जिसे आप खाना चाहते हैं तो आप संबंधित ट्यूब से उस व्यंजन के नाम वाली एक छड़ी लेंगे और अंत में उसे सबा को सौंप देंगे। अभी लिन मो और उनकी पत्नी के पास पहले से ही 7 या 8 छड़ियां थी और सभी लॉबस्टर, अबालोन, समुद्री ककड़ी और शार्क फिन जैसे प्रीमियम व्यंजनों के लिए थी। साथ ही माओताई शराब की कुछ विशेष रूप से खरीदी गई बोतलों के साथ इस भोजन की लागत कम से कम 15,000 युआन होगी। सचमुच महंगा। भले ही उनके पास अब काफी पैसा था, ली जिनवेन और लिन मो को अभी भी पछतावा महसूस हो रहा था। 3 लोगों का उनका छोटा सा परिवार पूरे साल भोजन पर लगभग इतना खर्च करता था और अब ये सब एक ही भोजन में खर्च हो रहा था। ली जिनवेन ने दर्द महसूस करते हुए अपने हाथ में लाठियों को देखा। ये काफी है, और मत लो, ये बहुत महंगा है, यह मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहा है। चलो एक सूप भी ले लें। दांत पीसते हुए लिन मो ने 1000 युआन से अधिक मूल्य का बुद्ध जंप्स ओवर द वॉल सूप चुना। आखिरकार ये हमारे माता पिता हैं जो इसे खाएंगे, उन्हें पोषण देना कोई बर्बादी नहीं है। यदि बाकी सब विफल हो जाए तो लिंगलिंग को बाद में कुछ और समुद्री भोजन बंस खाने को कहें, यह अधिक लागत प्रभावी होगा। परेशान करना बंद करें। ली जिनवेन ने लिन मो को चंचल दृष्टि देते हुए हंसते हुए कहा। रुकने के बाद उन्होंने कहा, हमें इस समय के लिए लिंगलिंग को भी धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा मेरे माता पिता का आपके प्रति रवैया इतना अधिक नहीं बदल सकता था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप इसे ऐसे नहीं कह सकते। लिन मो ने तुरंत आपत्ति जताई। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके दामाद का व्यवसाय हाल ही में अच्छा चल रहा है। आपका चचेरा भाई मुझसे कुछ अदरक के अंकुर छीनने की योजना बना रहा है, यही वजह है कि उसने हमसे इतनी अच्छी तरह से बात की। ये बहुत बुरा है कि वह नहीं जानती, अदरक के अंकुर बहुत पहले ही बिक गए। इस बार जब ली जिनवेन के माता पिता रक्षासा शहर आए तो लिन मो को उनके रवैये में बदलाव स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। ये पहले से काफी बेहतर था। बेशक लिन मो के मन में अपने ससुराल वालों के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। एक साधारण कारण के लिए, यदि लिन जियाओक्सियाओ ने बाद में पहले की तरह एक गरीब आदमी से शादी की तो लिन मो को भी आपत्ति होगी। कौन चाहेगा कि उनकी बेटी को कष्ट हो, खासकर इसलिए कि ली जिनवेन बहुत सुंदर थी और आसानी से अपना सिर हिला सकती थी और बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकती थी। हमारे पास पहले से ही 10 व्यंजन हैं, ये वास्तव में पर्याप्त है। ली जिनवेन ने और अधिक व्यंजन जोड़ने के लिन मो के इरादे को रोक दिया। सभी छड़ें सबा को सौंप दी। वैसे हमारे माता पिता जल्द ही यहाँ आएंगे। क्या आप उनके लिए तैयार किए गए उपहार लाए थे? बेशक मैं उन्हें लाया। लिन मो ने सिर हिलाया और अपनी आंतरिक जेब से एक रोलेक्स सबमरीना, हल्क घड़ी और लगभग 1 लाख युआन मूल्य का ग्लास प्रकार का जेड कंगन निकाला।
दोनों विलासिता की वस्तुएं एक निर्माण श्रमिक के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जैसे ही वे निजी कमरे की ओर चले, ली जिनवेन ने अपना संदेह व्यक्त किया, क्या माँ और पिताजी को आपके द्वारा चुने गए उपहार पसंद आएंगे? वे बहुत दिखावटी लगते हैं। मैंने पहले कभी पिताजी को घड़ी पहनते नहीं देखा। ये सिर्फ ली जिनवेन नहीं था जो अनभिज्ञ था, यहाँ तक कि उनके अपने बेटे लिन मो को भी नहीं पता था कि उसके माता पिता को ये चीजें पसंद आएंगी या नहीं। उनके पिता को कभी घड़ी पहनने की आदत नहीं थी और न ही उन्होंने कभी ऐसी वस्तुओं में रुचि दिखाई थी। फिर भी अजीब तरह से इंटेलिजेंस सिस्टम ने उसके माता पिता की प्राथमिकताओं के अनुरूप दो जानकारी प्रदान की थी। वे हरी हल्क घड़ी और ज़ैटकन गन थे। लिन मो के लिए इस पर विश्वास करना कठिन था, लेकिन अनगिनत घटनाओं के माध्यम से इंटेलिजेंस सिस्टम की विश्वसनीयता साबित हो चुकी थी। इसलिए कुछ दिन पहले मैनेजर सॉन्ग को प्राचीन वस्तुएं बेचने के बाद लिन मो ने ये दो वस्तुएं खरीदी। चिंता मत करो, वे उनसे बिल्कुल प्यार करेंगे, ये निश्चित है। बेशक मैं उनका बेटा हूँ, अगर मैं उन्हें नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। वे दोनों बातें करते और हंसते हुए उस निजी कमरे में चले गए जिसे उन्होंने पहले से आरक्षित किया था। लिन मो की सास लिन जियाओक्सियाओ के साथ खेल रही थी, जबकि उसकी चचेरी बहन और उसका पति लिन मो के ससुर के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्हें अंदर आते देख ली लिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी जीजाजी, हम कुछ कम व्यंजन ऑर्डर कर सकते हैं? हमारे पास केवल इतने सारे लोग हैं, हम इतना नहीं खा सकते। हाँ, हमें वास्तव में ऐसी फैंसी जगह पर आने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अब आप दोनों के पास कुछ पैसे हैं, फिर भी आपको जल्द ही घर खरीदने के बारे में सोचने की जरूरत है। बहकावे में आकर अपना सारा पैसा न उड़ा दे। लिन मो के ससुर ने ईमानदारी से सलाह दी, फिर कहा, लिन मो अपने माता पिता को ये जानने के लिए दोबारा कॉल करे कि वे किस समय पहुंचेंगे और क्या वे ट्रैफिक में फंस गए हैं। मौसम को देखते हुए बारिश होने वाली है। उन्हें धीरे धीरे गाड़ी चलाने के लिए याद दिलाएं, जल्दबाजी न करें, हम जल्दी में नहीं है। ईमानदारी से, पिछले 10 वर्षों में अपने ससुर के साथ लिन मो की बातचीत का सार उतना नहीं हो सकता जितना उन्होंने आज सुबह बात की थी। अतीत में त्योहारों के दौरान भी जब वह अपने ससुराल जाते थे तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं होता था और उनके ससुराल वालों के भाव हमेशा सख्त होते थे। ठीक है, मैं अभी उन्हें दोबारा कॉल करूंगा, लिन मो ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और खिड़की की ओर चली गई। उसने तेजी से उदास होते आकाश को देखा और अपने पिता की वीचैट वीडियो कॉल डायल की। बीप बीप बीप, वीडियो का तुरंत उत्तर दिया गया, जिसमें एक मिनीवैन के अंदर की पृष्ठभूमि दिखाई दे रही थी। खिड़की से बाहर देखने पर पता चला कि वहां पहले से ही बारिश शुरू हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बारिश हो रही है। लिन चांगशुई ने आदतन अपने फोन का कैमरा घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। अपने ससुराल वालों को चिंता न करने के लिए कहें, हम सड़क पर हैं और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। जल्दी मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जल्दी कर रहा हूँ। मेरे ससुर ने मुझसे कहा था कि तुम धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी बहुत समय है। लिन मो ने याद दिलाया, माँ कैसी है? क्या उन्होंने मोशन सिकनेस की दवा ली है? यात्रा के कारण खुद को बीमार न होने दे। ले लिया, चिंता मत करो, जू किन ने फोन से थोड़ी कमजोर आवाज में कहा। ली बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है, यहाँ तक कि आपसे भी ज्यादा स्थिर। मुझे आज ज्यादा मोशन सिकनेस महसूस नहीं हो रही है। मुझे उसकी कार में बिल्कुल भी चक्कर नहीं आ रहा है। क्या आप पहले से ही अपने दामाद से प्यार करने लगे हैं? पारिवारिक स्थिति आई, लिन मो ने चिढ़ाते हुए कहा, माँ मुझे लगता है कि समस्या कार नहीं है बल्कि ड्राइवर है। ड्राइवर बदलने से आपको चक्कर नहीं आते। जू किन ने डांटा, तुम बच्चे हमेशा बकवास करते हो। लिन चांगशुई ने भी हंसते हुए कहा, बेटा तुम्हें वास्तव में अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। ली सेना में एक मोटर ट्रांसपोर्ट सिपाही हुआ करते थे, उनकी ड्राइविंग वास्तव में स्थिर है। वैसे भी यह उन सभी कारों की तुलना में अधिक स्थिर है जिन पर मैंने सवारी की है। फिर ठीक है, उन्होंने ये भी जांच की कि वह जीविका के लिए क्या करता था। लिन मो का मुंह घूम गया और वह हंसा, ठीक है, तुम्हें और मेरी प्यारी बहन को जल्द ही बात करनी चाहिए। इतना अच्छा ड्राइवर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे छोड़ा न जाए। भाई क्या बकवास कर रहे हो? लिन सीयू की दहाड़ती आवाज सुनाई दी। झांग ली बचपन से ही एक अनाथ था। वह पारिवारिक गर्मजोशी के अधिक अनुभव के बिना एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। अब अपनी प्यारी लड़की के परिवार के साथ इतनी सौहार्दपूर्ण बातचीत को सुनकर उसे अपने दिल में एक गर्म और आरामदायक एहसास महसूस हुआ। उसने धीरे से मिनीवैन को ट्रैफिक लाइट पर रोका और फोन पर बात करने लगा। भाई हम पहले ही नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं। आज काफी ट्रैफिक है, इसलिए मेरा अनुमान है कि आपके द्वारा पिन किए गए रेस्तरां तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट और लगेंगे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं, 30 मिनट भी ठीक रहेंगे। धीरे चलाओ, सुरक्षा पहले। अंततः फोन रखने से पहले लिन मो ने उसे फिर से याद दिलाया। हुश, जैसे ही उसने फोन काटा, नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट में लंबे समय से छाए आसमान में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। छतों और सड़कों पर बारिश से सफेद धुंध की एक परत एक फीके अलौकिक घूंघट की तरह फैल गई। खिड़की के बाहर हवा और बारिश को देखकर लिन मो की भौहें बेवजह सिकुड़ गईं और किसी कारण से वह थोड़ा अनुपस्थित मन महसूस कर रहा था। पति, माँ, पिताजी और मेरी बहन कितनी देर तक रहेंगे?
क्या उन्होंने समय बताया? यदि वे जल्द ही आने वाले हैं तो मैं वेटर को व्यंजन परोसना शुरू कर दूंगी। ली जिनवेन की आवाज गूंज उठी। लिन मो चौंक गया, वास्तविकता में वापस आ गया और अपने खुशी से इकट्ठे हुए परिवार की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वे जल्द ही यहाँ आएंगे, वे उत्तरी शहर जिले में पहुँच गए हैं। इसमें लगभग 20 मिनट और लगेंगे, चलो थोड़ा और इंतजार करें।